नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगांवकर जी, बहुत स्वागत सर आप सभी का। आज कहानी कुर्सी की शुरुआत करेंगे हम उस खबर से जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी और इससे बड़ी खबर शायद वाकई कोई हो भी नहीं सकती। गाजा में 2 साल से जारी जंग अब रुकने वाली है, ऐसा लग रहा है सबको। क्या इजरायल के बंधकों की रिहाई की घड़ी नजदीक आ गई है? इन सवालों का जवाब अगले कुछ घंटों में मिलने की उम्मीद है। उससे पहले गाजा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि इजरायल गाजा में वापसी रेखा पर लौटने को राजी हो गया है। इजरायल के इस कदम के बारे में हमास को भी बता दिया गया है और हमास जैसे ही इसकी पुष्टि करेगा, गाजा में युद्ध विराम फौरन शुरू हो जाएगा। इसके बाद बंधकों और कैदियों की अदला बदली भी होगी। हमास के पास इस वक्त इजरायल के 48 बंधक हैं, जिनमें से 20 बंधक जिंदा हैं और बाकियों के शव उसे लौटाने हैं। हमास के पास इस पीस फॉर्मूले को मानने की डेडलाइन आज शाम 6 बजे अमेरिकी समय के अनुसार खत्म हो रही है। हमास ने इसके पहले ही इजरायली बंधकों को छोड़ने की मांग मान ली है, यह बड़ी बात है। अब बंधकों की रिहाई कैसे होगी, इसको लेकर मिस्र में बातचीत होगी कल, जिसमें अमेरिका, इजरायल और हमास के अलावा कई और अरब देश भाग ले रहे हैं। उससे पहले ट्रंप का यह ऐलान काफी अहम है कि इजरायल विड्रॉल लाइन तक हटने के लिए तैयार हो गया है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजरायली बंधकों के जल्द रिहा होने की उम्मीद भी जताई है। पर्दे के पीछे और क्या क्या हुआ, ट्रंप ने नेतन्याहू से क्या बात की, हमास किन देशों से बात कर रहा है, कैसे उसने रजामंदी जताई है, क्या ये बंधकों की रिहाई के साथ ही जो सीज फायर होगा ये स्थायी सीज फायर भी होगा या इसके बाद हमास के रुख की वजह से स्थिति एक बार फिर से जंग की तरफ बढ़ सकती है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। नेतन्याहू ने लेकिन हमास के इस पीस प्लान को समर्थन देने के बाद कल क्या प्रतिक्रिया दी, वो आपको दिखाते हैं। אנחנו על סף הישג גדול מאוד. זה עדיין לא סופי. אנחנו עובדים על כך במרץ, ואני מקווה בעזרת השם שבימים הקרובים, עוד במהלך חג הסוכות, אוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, בפעימה אחת. אנחנו עובדים על כך במרץ, ואני מקווה בעזרת השם שבימים הקרובים, עוד במהלך חג הסוכות, אוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו. अभी ये दोनों बाद में तो नेतन्याहू ने कहा कि उम्मीद जल्द की जा रही है कि हमारे सारे जो अपहरण किए हुए नागरिक हैं उनको हमास लौटा देगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वरना हमास का खात्मा किसी एक तरीके से तो होने ही वाला, या तो इस पीस प्लान के जरिए या फिर हम जो कर रहे थे कार्रवाई उसके तहत हम अपनी हमास को समाप्त करेंगे। कुछ बहुत अच्छी डिटेल्स जो हैं इस पीस प्लान को लेकर के सामने आई हैं, वो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या किया हुआ है पर्दे के पीछे से। सबसे पहले तो ये कि हमास इस पीस प्लान पर राजी हो, सभी कैदियों की वो रिहाई के लिए तैयार हो जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप ने अपने 2 बहुत खास आदमियों को इजिप्ट भेजा है। ये लोग कौन हैं? इसमें ट्रंप के एक बहुत ही खासम खास उनके मित्र बताए जाते हैं, स्टीव विटकॉफ। ये मिडिल ईस्ट के लिए उनके प्रभारी भी हैं। यूक्रेन में भी जब बात करनी होती है तो इन्हीं को आगे करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये और साथ में डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, ये जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था उसमें भी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी में बहुत सक्रिय थे। इन दोनों लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने आगे किया है और इनको इजिप्ट भेजा जा रहा है। कल मिस्र में ये इजरायल के प्रतिनिधियों और हमास की तरफ से जो लोग बात करने के लिए आएंगे उनके बीच में एक किस्म से मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे और ये दोनों ये सुनिश्चित करेंगे कि ट्रंप का प्लान फेल किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। और यही 2 लोग वो बताए गए थे बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे इस पीस प्लान को तैयार करने में। इन्हीं लोगों ने अरब और मुस्लिम देशों से उनका प्लान लिया था, उनसे बात की थी और उसके बाद फिर इन्होंने अलग से नेतन्याहू से भी मुलाकात करके उनको इस प्लान के लिए राजी किया था। 2 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बताई जा रही हैं। पहली तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले नेतन्याहू को शुक्रवार को फोन किया और उनको राजी किया कि हमास अगर इस प्लान में पर राजी हो जाता है तो आप किसी भी तरीके से इसमें रोड़ा नहीं अटकाएंगे। और इस पर एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कुछ बातें कही हैं कि ट्रंप ने उनसे कहा कि बीबी दिस इज योर चांस फॉर विक्ट्री और यू हैव टू बी फाइन विद इट। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या वो तैयार हो गए, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, ही हैड नो चॉइस विद मी, यू हैव गॉट टू बी फाइन। कि मतलब मैंने साफ साफ उनसे कह दिया था कि अब तुमको इस पर तैयार होना ही पड़ेगा, अब ये डील जो है होनी चाहिए। और इस पर ट्रंप ने ये भी हमास के प्रतिक्रिया आने के बाद लिखा कि हम इमीडिएट सीज फायर चाहते हैं, हम कोई डिले बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात भी वो कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जो
तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उनको धन्यवाद दिया है। उनसे भी उन्होंने फोन पर बात की थी शुक्रवार को और उनसे उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत किया है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। और बताया जा रहा है कि एर्दोगान ने हमास को मनाने में शायद सबसे बड़ी भूमिका अदा की है। सवाल यह है कि हमास की तरफ से पूरे प्लान पर सहमति नहीं है। सर, हमास ने इतना फिलहाल कहा है कि हम युद्धबंदियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इजरायल 7 अक्टूबर 2023 से उस वक्त जहां पर वो था, उसकी सेनाएं वहां तक वो जाएगा? अब ये बात बिल्कुल तय है कि ऐसा पहले चरण में नहीं होगा। इजरायल की सेना थोड़ा पीछे हटेगी, लेकिन क्या हमास ने वाकई हथियार डाल दिए हैं? हमास जो है घिर गया है। जो कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं तो इसको मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये गन पॉइंट पीस प्लान मैं देखता हूँ। अच्छा, कि एक ऐसा ऑफर जिसे ठुकराया नहीं जा सकता। वो जो फिल्म का भी जिक्र करते हैं हम लोग, शायद कल भी बात करते हैं, गॉडफादर एक फिल्म थी, उसमें कहा गया था कि एक ऑफ़र है जिसको आप ठुकरा नहीं सकते। वैसा ही ऑफ़र यह है, लेकिन उसके बाद आपको पता है उस फिल्म में क्या होता है कि यदि ऑफ़र ठुकराना होता है तो उसकी सज़ा मौत होती है। तो यही हमास के साथ, तो यही हमास के साथ हो रहा है। हमास के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इजराइल कितना बेहतर तरीके से, मतलब इजराइल से कैसे बेहतर वो उम्मीद कर सकता है, वो उनके पास एक बचा हुआ कि वो कितना पीछे चला जाए। पहले कदम में तो मुझे नहीं लग रहा कि वो वहीं पहुंच जाएगा जहां पर से शुरुआत हुई थी। एक बफर जोन तक पहुंचना है, उससे पहले कितना हो रहा है, और ये जो अदला बदली होनी है बंधकों की, कैदियों की, उस पर कितना काम होता है, वो काम तो हो जाएगा। लेकिन इजराइल कितना पीछे हटेगा, यही हमास के लिए एक फेस सेविंग हो सकता है। हमास के लिए इसमें बहुत कुछ ज़्यादा बचा नहीं है कि जहाँ पर वो हो, और ख़ास तौर से जब से इस्लामिक कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं मोटे तौर पर, तो अब उनके पास कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है। ट्रंप साहब इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन प्लान में कितना बेहतरी हो सकती है, फिनिश हो सकती है, वो इसमें मुझे देखने सर दबाव कितना है हमास पर, ये तो उस वक्त समझ में आ गया। हमने कल परसों भी चर्चा की थी कैसे पाकिस्तान बहुत घिरा हुआ था अपने देश में। उसके देश में अपोजिशन पार्टीज, इमरान खान और आम जनता जो है उस इस पीस प्लान के बड़ा खिलाफ है। उनको लगता है कि इसमें गाजा के लिए तो कुछ रोड मैप है ही नहीं कि गाजा अलग फिलिस्तीन देश कैसे बनेगा। उसके बाद उनके विदेश मंत्री को अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहना पड़ा कि ये वो प्लान है ही नहीं जिस पर हमने सहमति दी थी। उसके बाद हमास ने इस पर सहमति जताई है। जब हमास के पास विकल्प नहीं है तो फिर और देशों को तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन इस सारी कवायद के बाद अब देखना यह है क्या आज शाम तक इजराइल में सीज फायर होगा, क्योंकि 6 बजे तक अमेरिकी टाइम के अनुसार डेडलाइन दी हुई थी ट्रंप ने। आज हमास पहले कह चुका है कि हम तैयार हैं। युद्धबंदी कब छोड़े जाएंगे, इजिप्ट में वार्ता में कहीं पैर कोई पीछे तो नहीं खींच लेगा इजराइल या हमास? अभी दुनिया दम साधे इसको देख रही है। त्रिपाठी जी देखिए, मुझे लगता है कि इसको यूं ही सिर्फ नहीं देखना चाहिए कि कनपट्टी पे कट्टा सटा के और समझौता करा दिया, क्योंकि अगर इस तरह से देखेंगे तब तो फिर जाहिर है कि आप किसी भी ऐसे समूह को जो मरने मारने पर ही आमादा है उसको आप समझौते के टेबल पर ला ही नहीं सकते। ये कोई अच्छे लोगों के साथ समझौता नहीं हो रहा है। ये कोई ऐसी सामान्य स्थिति भी नहीं है कि चलो ठीक है भाई आज झगड़ा हो गया, आज हमने अपनी सेनाओं का मुंह मोड़ दिया तो गोला लेकर चले गए, फिर लगा कि नहीं होना चाहिए। इस लड़ाई में ह्यूमैनिटी कहीं है नहीं, मानवता जैसी चीज नहीं है। चाहे वो मेरे ख्याल से 7 अक्टूबर, ये क्या तारीख थी जब 7 अक्टूबर 2023 23 तो चाहे आप उसको देख ले या फिर उसके बाद जो इजराइल ने रिटेलिएट किया, गाजा पट्टी में बढ़ता चला गया। मुझे लगता है एक तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि फिलिस्तीन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। गाजा पट्टी पर दुनिया का जो एक पश्चिम वाला धड़ा है जो इजराइल के साथ खड़ा है, वो कभी भी उसको स्वीकार्यता नहीं देने वाला था। फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से को जो फिलिस्तीन देश के तौर पर दिखता है उसको स्वीकार्यता वो दे रहा है। पश्चिम के दूसरे देशों ने भी देना एक के बाद एक, इधर हाल में और देशों ने दे दिया जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, दूसरे देश भी शामिल है। अब अगर फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता मिलती है, गाजा पट्टी में शांति का यह समझौता आप आता है, तो निश्चित तौर पर यह सिर्फ उस रीजन के लिए नहीं, इसको हम ये ना कहेंगे सिर्फ उस रीजन को ठीक करेगा, ये पूरी दुनिया में शांति का एक रास्ता तैयार करेगा। फॉर द टाइम बीइंग ही सही। ये मैं नहीं मानता हूं कि हमास को ऐसा कल से वो सारे लोग संत भाव में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उनके पास भी लड़ने की क्षमता समाप्त है। ऐसे में जब यह ऑफर आ रहा है तो उनको लग रहा है कि अरे ठीक है, जो रोगी मन भावे ता बैदा फरमावे वाला हाल हो गया है कि हम खुद ही फंसे पड़े थे, उस पे आ गया समझौता, तो चलो ठीक है। मेरा इसीलिए एक मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान यह कहता है कि यह वाली बात थोड़ी ठीक लग रही है। इसीलिए कतर हो,
लेबनान हो, सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, और पाकिस्तान तो देखिए कोई मुल्क है ही नहीं ना भाई। वो तो ठीक है आतंकवादी चला रहे हैं आज, नहीं तो कल उसकी स्ट्रेटजी रोज रोज बदलती है, उसको मुल्क की तरह तो हम लोग बात करना बंद वो करें। इसलिए प्रसन्न था कि मुझे इतनी बड़ी टेबल पर बैठने का मौका मिला। नहीं वो तो ठीक है भाई, कई बार हम लोग कहते हैं ना कि आजकल उनकी प्रसन्नता के दिन चल रहे हैं बहुत। नहीं कई बार तो ये होता है ना कि जिसको रोज आप दुत्कार रहे हैं उसको इसलिए सिर्फ बैठा लेते हैं कि पड़ोसी देखे तो कहे अच्छा ठीक है वो कुछ नहीं, लगा दो इसको किसी काम पे, तो वो उस तरह का है। मेरा ये मानना है एक अच्छा पीस प्लान दिख रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का एक जिसको कहते हैं कि एज है, उनके पक्ष में चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो वैसे भी जिसके पक्ष में नहीं है उनके साथ बहुत कुछ गड़बड़ दिख रहा है, इसलिए वो पीस प्लान मानेंगे और शायद आज शाम जो भी अमेरिकी समय के अनुसार जो समय तय है उस पर वो होता हुआ दिखे, क्योंकि इजराइल भी मान गया है, हमास भी मान गया है, वैसे भी 3 चरणों में है तो पूरा होना है, तो पहला चरण तो आज शुरू हो जाएगा। 2 और इसमें बातें जो गाजा सिटी से बाहर आ रही हैं उसमें पता चला है कि एक तो एक संगठन है इस्लामिक जिहाद, ये हमास की तर्ज पर ही सोच रखता है, बल्कि रेडिकल उनसे भी ज्यादा रेडिकल माना जाता है, लेकिन इसकी इतनी मिलिट्री क्षमता नहीं थी। लेकिन उसने भी हमास को एक तरीके से प्रोत्साहित किया है कि इस पीस प्लान को मान लो, अभी ये समय नहीं है, लड़ने का समय खत्म हो चुका है। एक दूसरा, गाजा शहर के अंदर हमास के खिलाफ और हथियारबंद गुट जो हैं वो खड़े हो गए, फिलिस्तीन समर्थक, लेकिन एंटी हमास जब तक ताकत में था उसने कभी ऐसे लोगों को खड़ा होने ही नहीं दिया जिनके साथ वो इस स्ट्रगल को शेयर करना चाहता कि ये भी लड़ रहे हैं हमारे साथ, या तो आप हमास में हैं या आप कहीं नहीं हैं। लेकिन अब ऐसे, और हमने देखा कल एक तस्वीर में देख रहा था, गाजा शहर एक तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, और लेकिन वहां पर एक मिलिट्री परेड, 50 एक लड़ाके होंगे, वो उन्होंने एक मिलिट्री परेड भी निकाली। ये पहली बार सर उठा रहे हैं हमास के खिलाफ, और इस वक्त तो हर कोई गाजा में आम शहरी हो, चाहे हमास हो चाहे कोई और, हर आदमी ये चाहता है किसी तरीके से पहले सीज फायर रुके। लेकिन सीज फायर रुकते रुकते भी, जिसका इजराइल ने भी पुष्टि कर दी, ट्रंप ने भी कर दी कि इजराइल ने बमबारी बंद कर दी है, तब भी 60 से ज्यादा लोग पिछले 48 घंटों के अंदर मारे गए। ये तो तब है सर जब सीज फायर बातचीत चल रही है, हो रही है तब। देखिए हमास कभी भी वहां का पॉपुलर संगठन नहीं रहा है, लोकप्रिय नहीं रहा है फिलिस्तीनियों के बीच में। पीएलओ था, पीएलओ से ज़्यादा रेडिकल पोस्चरिंग हमास ने की, उसको कुछ समय तक समर्थन मिला, लेकिन हमास की जो हरकतें थी, जो उनका तरीका था, उससे जो आम फिलिस्तीनी है वो कभी मन से हमास के साथ नहीं रहा है। लेकिन हमास को हथियारों की मदद मिली, हमास को जो है तमाम देशों का सहयोग मिला, और कहा तो ये भी जाता है, आरोप है, सच्चाई नहीं, कि कहीं ना कहीं पीएलओ को कमज़ोर करने के लिए अमेरिकन डीप स्टेट का भी सहयोग मिला था हमास को, क्योंकि पीएलओ जो था वो एक अलग तरह का संगठन था, तो ये भी कहा जाता है। लेकिन अब कितना मिला क्या मिला, लेकिन हमास वहाँ ताकतवर हो गया, इसलिए जो दूसरे ग्रुप थे वो सर नहीं उठा पाए, अब उनको मौका मिला है। अब हमास चूंकि इतना कमज़ोर हो गया, उसकी टॉप लीडरशिप मानी जा चुकी है, जो 2nd 3rd रैंक लीडरशिप है वो बातचीत कर रही है, उनका कितना प्रभाव है वो भी नहीं है। और इस वक्त ब्रीदिंग स्पेस सबको चाहिए, ब्रीदिंग स्पेस इजराइल को भी चाहिए, ब्रीदिंग स्पेस हमास को भी चाहिए, ब्रीदिंग स्पेस दूसरे संगठनों को चाहिए, और आम फलस्तीनियों को भी राहत चाहिए। ये दबाव ऐसा है कि सिवाय इस शांति समझौते के पर अमल करने के अलावा कोई चारा किसी के पास भी नहीं है। इजराइल के भी मैं कह दूं ठीक है, आज 70,000 लोगों को आप मार चुके हो, 67,000 लोगों को, लेकिन 2 साल हो गए ना, इतनी बड़ी ताकत तुम्हारी, दुनिया तुम्हारी आर्मी का और उसका मोसाद का सबका लोहा मानती थी, लेकिन उसके बावजूद इतना लड़ना पड़ा। और नेतन्याहू के का भी विरोध है इजराइल के अंदर, उनको भी आंतरिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है, वो तो चूंकि सरकार में है इसलिए कई प्रदर्शन वहाँ हुए इस युद्ध के खिलाफ। तो हर तरफ से दबाव ये है कि युद्ध शांत होना चाहिए, और मुझे लगता है यही जो दबाव है वो हमास को भी मजबूर कर रहा है, वो नेतन्याहू को भी तैयार कर रहा है। वरना नेतन्याहू तो कह रहे थे हम तो रुकेंगे नहीं, हम तो बर्बाद करके पूरा कब्जा करेंगे, उसके बाद गाजा को मिटा देंगे, तो वो तो पहले यही घोषित कर रहे थे, सवाल ही नहीं उठता, लेकिन हम मान गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बेहतर है, इससे बेहतर कोई रास्ता हो नहीं सकता। थोड़ा बहुत तो झुकना पड़ेगा, और अगर पुरानी बॉर्डर लाइन पे वापस जाता है इजराइल, चाहे 2nd फेज में जाए, जब भी जाए, तो ये एक ब्रीदिंग, ये एक फेज सेविंग हमास के लिए भी होगी। हालांकि सब लोग मान रहे हैं कि ये पीस डील जो है पूरी तरीके से इजराइल के पक्ष में ही है, क्योंकि उसको फुल विड्रॉल करना ही नहीं है अभी भी। फिर उसको एक बफर जोन भी मिलेगा गाजा शहर और इजराइल मेनलैंड के बीच में। लेकिन इसको लेकर दुनिया में और भारत में क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। गाजा युद्ध के खिलाफ यूरोप में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और नेतन्याहू अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। स्पेन के बार्सिलोना, रोम, लंदन से लेकर साउथ अफ्रीका तक में भी इजराइल विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। इजराइल में भी जंग रोकने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इजराइल के शहर तेल अवीव में प्रोटेस्ट हुआ। बार्सिलोना में यूरोप में करीब 3 लाख लोगों ने गाजा पर इजरायली बमबारी के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला।
दरअसल इजरायल ने गाजा पहुंचने की कोशिश कर रहे जिस ग्लोबल समुद्री फ्लोटिला पर, यानी एक जहाजों के समूह पर हमला करके 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। ये जहाज राहत सामग्री लेकर के जा रहे थे। इसमें 40 से ज्यादा स्पेनिश नागरिक भी हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में बार्सिलोना के पूर्व मेयर भी हैं। इस बात को लेकर बार्सिलोना में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। ये आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। और फिलिस्तीन गाजा को लेकर दुनिया भर में यूं ही विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। भारत में विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा दावा किया। वीएचपी ने कहा है कि फिलिस्तीन को लेकर आज भारत में भी बड़े प्रदर्शन होने वाले हैं। विरोध प्रदर्शन की आड़ में भारत के अंदर उत्पात मचाने का प्लान बनाया गया है। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल का यह कहना है कि प्रोटेस्ट के लिए पोस्टर्स वगैरह भी जारी कर दिए गए हैं और देश भर में 8 बड़े शहरों में आज विरोध प्रदर्शन होगा। इसमें दिल्ली, हैदराबाद, पटना, कोलकाता, लखनऊ, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और पुणे हैं। प्रोटेस्ट की तैयारी हो चुकी है और फिलिस्तीन की आड़ में यह विरोध प्रदर्शन करके भारत में हंगामा मचाने का एक षड्यंत्र है, एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश है। अभी तक लेकिन भारत में कहीं आज सुबह से अब तक कहीं ऐसे किसी विरोध प्रदर्शन की कोई तस्वीर नहीं आई है। दुनिया भर में यह सिलसिला जरूर इस वक्त जो है वो चल रहा है। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि हमास को समर्थन नहीं है। हमास विरोधी या इजरायल समर्थक बड़ा तबका यह भी दावा करता रहा है कि अगर गाजा शहर के लोगों का हमास को समर्थन ना होता तो नौबत यहां तक आती नहीं, या अगर वो उससे सवाल पहले पूछते गाजा शहर के बर्बाद होने से। आज तो गाजा में कुछ बचा ही नहीं। आप सोचिए कि 10 लाख की आबादी वाले शहर में 67,000 लोग मारे जाए। बिल्कुल ठीक आंकड़ा आपने दिया सर। मतलब कितनी बड़ी त्रासदी होगी समीर जी। एक मिनट में निश्चित रूप से राइटर्स की तो भी कल जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जो 67,000 है उन्होंने 1 लाख 10% आबादी किसी शहर की मर गई। 10% आबादी शहरी खत्म हो गई है। और देखिए अब जो शांति वार्ता हो रही है उसमें दोनों कमजोर हुए। हमास तो कमजोर हुआ ही, हमास का पूरा समर्थन चला गया। नेतन्याहू को भी अपने देश के अंदर और दुनिया के अंदर समर्थन नेतन्याहू का बहुत कम हुआ है। जिस तरीके से आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन में 155 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को समर्थन दिया। फ्रांस ने दिया और तमाम बड़े देश, ब्रिटेन ने दिया, तमाम बड़े देशों ने जिस तरीके से समर्थन दिया, उसके बाद नेतन्याहू भी दुनिया में एक अकेले पड़ते नजर आ रहे थे। और अमेरिका ने उन्हें समझाया, मतलब ट्रम्प ने, कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ से ये मामला सुलझेगा, दुनिया में भी आपका इस बात का लेकर विरोध हो रहा है। और इजराइल के अंदर भी जो नेतन्याहू तो कोई स्पष्ट बहुमत की सरकार है नहीं, गठबंधन की सरकार चला रहे, उनके 2 सहयोगी दलों ने समर्थन वापस ले लिया और कहा है कि आप देश के अंदर चुनाव करवाइए, आपकी लोकप्रियता प्रूव कीजिए। तो फिलहाल युद्ध में देश होने के कारण चुनाव नहीं करवाए जा रहे। तो नेतन्याहू के लिए भी अपने देश में घरेलू पे और इंटरनेशनल लेवल पर मुश्किल है। लेकिन हमास ने कहा भी कि नेतन्याहू वेंट टू फार, बिल्कुल आइसोलेट हो गए। बिल्कुल। और देखिए अभी तो हमास क्या करेगा? हमास तो वही करेगा जो तालिबान ने अफगानिस्तान में किया था। जब ओसामा बिन लादेन के बाद जब अमेरिका ने तालिबान को वहां से खदेड़ा तो तालिबान ने कहा था कि भाई घड़ी हमारी है, समय अभी अमेरिका का है, आने वाला हमारा समय आएगा, अभी हम अफगानिस्तान को छोड़ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने दुगनी ताकत से आक्रमण किया, चुनी हुई सरकार को भगाया, खुद कब्जा कर लिया। और अमेरिका तो अपने टैंक छोड़कर भाग गया अफगानिस्तान से। तब अमेरिका बचाने नहीं आया अफगान के लोगों को। तो तालिबान आज वहां शासक बन गया जिसको अमेरिका ने एक बार भगाया था। तो आज हमास वही कर रहा है। हमास को पता है कि आज हम कमजोर है, तो अभी वो सारे इनकी शर्तें मानेगा, वो नई ताकत इकट्ठी करेगा और उसके बाद फिर वापस वही करेगा जो उसकी फितरत है। आप इसको स्थायी पीस प्लान नहीं मानते? कभी नहीं होगा। हमास कभी स्थायी रूप से इजराइल को रहने नहीं देगा। और इजराइल के साथ जिस तरीके से हमास का फिलिस्तीन का संघर्ष चल रहा है, यह कभी नहीं होगा कि हमेशा स्थायी शांति रहेगी। हमास इस मौके में रहेगा कि कब हम ताकत इकट्ठा करें और वापस हम इजराइल पर हमला करें या फिलिस्तीन पर अपना कब्जा करें। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी हमास की स्थिति है, हमास के पास कोई दूसरा नहीं है। कतर ने साथ छोड़ दिया, सारे मुस्लिम कंट्रीज ने उसका साथ छोड़ दिया। और कल मिस्र में भी जिस तरीके से बैठक हो रही है, तो हमास अभी अकेला पड़ गया है। अभी मजबूरी है उसकी मजबूरी है इस प्लान को समर्थन देना। सर, लेकिन जो बात आप कह रहे थे उस पर मुझे लगता है कि शायद आम सहमति ना हो कि हमास को ही तो चुन के, गाजा वाले ही तो चुन के लाए थे हमास को। नहीं, हमास को इलेक्टेड नहीं है, वो तो इलेक्टेड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है। गाजा में हमास का हेडक्वार्टर था, हमास का दबदबा था वहाँ पर। गाजा हमास का प्रभुत्व वाला इलाका था। इजराइल का विरोध और हमास का समर्थन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो इजराइल की सेना ने जब हमला किया तो गाजा के सारे लोग इजराइल के खिलाफ थे, फिलिस्तीनी सारे जो है, तो वो इस वक्त हमास को एक शील्ड दिए हुए थे। क्योंकि हमास ने जो अक्टूबर में जो घटना की थी, कौन सी तारीख थी, 8 अक्टूबर थी शायद, जब वो हमला करके 7 अक्टूबर, तो वो गाजा के लोगों को लगता था कि भाई ये इजराइल पहली बार इतना बड़ा हमला किया गया, क्योंकि इजराइल हमेशा रॉकेट छोड़ करके वहाँ कुछ न कुछ तोड़फोड़ करता ही रहता था। इसलिए एक फौरी तौर पर थोड़ा उसको सपोर्ट मिला था। लेकिन जो पॉपुलरिटी कभी पीएलओ की थी
वो हमास कभी गेन नहीं कर पाया। इसीलिए जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है, आप उसका और हमास का आप तो देखिए, अलग चीज है ना, वो तो उसको एक इंटरनेशनल सपोर्ट, इसीलिए पीएलओ पॉपुलर संगठन था और पैलेस्टाइन अथॉरिटी भी उसी से वो होती थी। पैलेस्टाइन अथॉरिटी ने कभी भी हमास की हमें नहीं मिलाई, वो तो मजबूरी में, क्योंकि उनके पास हथियारबंद दस्ता था, लड़ाके थे, मुस्लिम देशों का समर्थन था, इसलिए वो मजबूरी के उसमें उनकी हमें। त्रिपाठी जी, क्या हमास फिलिस्तीनियों का या गाजा शहर के निवासियों की पसंद नहीं थी? हुर्रियत जम्मू कश्मीर के लोगों की पसंद थी या नहीं थी? नहीं थी। वैसे आप कहेंगे ना, तो चुनावी राजनीति में थे, ना कुछ थे, लेकिन अलगाववादी संगठन के नाम पे जम्मू कश्मीर में करते थे सब। पाकिस्तान में एक लश्कर तैयबा और दूसरे जो संगठन है, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, क्या ये सब वहां चुन के आते हैं? कोई सरकार का संगठन है? नहीं है। नॉन स्टेट एक्टर्स अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है इनके लिए। इस्लामिक मुल्कों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो जो पॉपुलर सेंटिमेंट हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैं, जो चुनी हुई चीजें हैं, उसके ऊपर खड़े होते हैं। उनके ऊपर आप सवाल तक नहीं खड़ा कर सकते। ये ठीक बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि फिलिस्तीन के लोगों ने हमास को चुना नहीं है, हमास ने कब्जा किया, लेकिन हमास इस स्थिति में आया कैसे? आज उसकी स्थिति यह है कि फिलिस्तीनियन गवर्नमेंट से ज्यादा देश, मुस्लिम देश, उसके साथ खड़े होते हैं। कतर उनकी पूरी लीडरशिप को अपने यहां पूरे ऐशो आराम, सारी सुख सुविधा के साथ रखता है। दुनिया के सारे मुस्लिम देश फंडिंग उनको करते हैं। फिलिस्तीन में तो आपको जो भी करना है वो यूएन के रास्ते से या अलग अलग मानवाधिकार के रास्ते से या रेड क्रॉस सोसाइटी और जो भी दुनिया भर के उनके रास्ते, वहां फंडिंग का दूसरा तरीका है। इस डिफरेंस को जब तक नहीं खत्म किया जाएगा, जब तक ये नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान से लेकर गाजा पट्टी तक काम करते रहेंगे, तब तक ये मुश्किल हमेशा रहेगी। हमास भी उन्हीं लोगों के बीच से समर्थन पाकर, उन्हीं के बीच से आतंकवादी पैदा कर खड़ा है। ये बात हमेशा में समझनी आपने भी कहा नहीं चुनाव जीता, वो आपने भी कहा इलेक्ट नहीं किया। सर नॉन स्टेट एक्टर है हमास? नहीं है सर। इन 2006 में गूगल करके बता, इन 2006 हमास वन the Palestinian legislative elections and assumed administrative control of Gaza Strip and West Bank. इलेक्शन जीता है गाजा हमास। यूएन वो पूरा शहर चला रहा है, 10 लाख लोगों की आबादी को चला रहा है वो, अस्पताल, सड़कें, सैनिटेशन, सब कुछ वही का कब्जा है। ये इलेक्टेड बॉडी थी सर। इलेक्टेड तो तब हुआ ना जब पहले उसने अपने को मजबूत किया, इन सारे मुस्लिम देशों का समर्थन मिला, एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह वो एक्ट करके, और उसके बाद बंदूक के बल पर वो इलेक्ट भी हो गया। और चूंकि पीएलओ कमजोर हो गया था और गाजा के लोगों को लगा कि यही एक संगठन है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो आतंकवादी या इस तरह के संगठन होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर, वो अपने को पॉपुलर स्ट्रीम में ले जाने के लिए इस तरह करते हैं। अच्छा, ये सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है कि गाजा की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है, लोग ये पूछ रहे हैं। कई लोग ये पूछते हैं, क्या गाजा के लोग खुद जिम्मेदार हैं, सिर्फ हमास जिम्मेदार है? सिर्फ हमास जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमास मोटे तौर पर जिम्मेदार है कि जिस तरह से सारे काम हुए। और आज जिस स्थिति में पहुंच गया, अब हमास पर सवाल खड़े करने के बाद, आज जहाँ हैं हमास और इजराइल, जब ऐसी स्थिति आती है, इसका मतलब क्या होता है? मोटे तौर पर मतलब यह है कि दोनों लोग कमजोर स्थिति में हैं और दोनों लोग फेस सेविंग चाहते हैं, दोनों लोग कोई रास्ता निकालना चाहते हैं कि एक सम्मान के साथ कोई बात हो जाए। इजराइल भी उस लड़ाई में, यदि इजराइल उतना ही ताकतवर होता तो क्यों करने की जरूरत पड़ती है? टेबल पर बैठता ही कब है आदमी? सर वो तो ठीक है, दोनों को एग्जिट चाहिए, दोनों को एग्जिट ये चाहिए। स्थायी शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक हमास पूरी तरीके से, हमास को पूरी तरीके से अपने दिमाग से गाजा के लोग नहीं हटाते। कोई भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं खत्म होता ना, उसकी स्थितियां होती है, टाइम लगता है उसमें। और क्या वहां पर कोई ऐसी सरकार आती है जो उसको समर्थन करते? और जैसे आपने अभी इजराइल जिहाद का, वो इस्लामिक जिहाद की बात की थी, तो उसको भी समझिए कि कभी भी किसी को टेबल पर बैठाना हो तो पहले उसके घर में उसको कमजोर करना पड़ेगा। तो इस्लामिक जिहाद को उनके खिलाफ खड़ा करना हमास को कमजोर करने का एक तरीका है ना, क्योंकि आप जब तक घर से कमजोर नहीं करते किसी को, तब तक वो लड़ाई नहीं जीत सकते। पीएलओ कमजोर किया गया, पीएलओ को भी ऐसे ही कमजोर किया गया था। और अब जैसे तालिबान हो गया, तो आज तालिबान वाली स्थिति नहीं है हमास की वहां पर, लेकिन वो इतना जल्दी बैकआउट, और हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब जैसे घंटी बज गई और अब खेल खत्म हो गया, ऐसा तो होता नहीं। अभी बहुत सारे, जब तक फिलिस्तीन स्टेट का मसला हल नहीं होता है तब तक ये मुद्दा हल नहीं होगा। चले, पहले तो सीज फायर हो, पहली शर्त तो ये है, बंधक छोड़े जाएं, उसके बाद कोई बात आगे बढ़ेगी। आइए कुछ बिहार की चुनावी खबरें आपको बता दें। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान 1-2 दिन में हो सकता है। उसके पहले चुनाव आयोग की फुल टीम इस वक्त पटना के दौरे पर है। कल चुनाव आयोग ने बिहार के राजनीतिक दलों से मुलाकात की थी। आज पुलिस और प्रशासन के साथ उनकी बैठक चल रही है। चुनाव आयोग से मुलाकात के दौरान बीजेपी ने बुर्का पहनकर मतदान करने आई महिलाओं का मुद्दा उठाया और कहा कि बुर्के वाली महिलाओं को जांच के बाद ही वोटिंग करने दी जाए।
बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इन महिलाओं के चेहरे का वोटर कार्ड में लगे चित्र से मिलान कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारी ये मिलान करें, देखें ये महिला वही है जिसकी फोटो लगी हुई है एपिक कार्ड पर या नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कोई महिला पर्दे में हो या बुर्के में हो, उसकी जांच में किसी को भला क्या आपत्ति हो। देखिए, संविधान के अनुसार कानून एक होना चाहिए। पर्दा में हो या बुर्का में हो, महिलाओं का चेहरा अगर जो देखने का चुनाव आयोग नियम लगाता है तो समान लगाना चाहिए। घूंघट में चेहरा देखेंगे लेकिन बुर्का में चेहरा नहीं देखेंगे, ये कहाँ का नियम है? और चेहरा देखने में हर्ज क्या है? महिलाएं भी रहती है कर्मचारी में, पुलिस भी महिला रहती है। चुनाव आयोग जो निर्णय करेगा हम स्वीकार करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो ये बिहार में मांग उठ गई कि भाई बुर्का आप मिलान कीजिए, व्यक्ति जो वोट डालने आ रहा है महिला, और जो एपिक कार्ड पर फोटो है उसका। वैसे तो देखा जाए इस मांग में कुछ गलत नहीं है, आपको फोटो आई कार्ड दिया ही क्यों जाता है? फोटो आई कार्ड इसलिए दिया गया है कि भाई कोई गलत आदमी वोट नहीं दे पाए, जो जिसकी तस्वीर लगी है वही व्यक्ति आकर के वोट डाले। लेकिन चुनाव में ये बात उठती है। आपको याद होगा पिछले बार लोकसभा इलेक्शन में हैदराबाद में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। माधवी लता कैंडिडेट थी बीजेपी की और असदुद्दीन ओवैसी सिटिंग एमपी थे, और वहाँ वो उन्होंने आरोप लगाया था कि फर्जी वोटिंग हो रही है। तो फिर उन्होंने जाकर के वहाँ काफ़ी दबाव बनाया कि नहीं, सबके चेहरे जो हैं पर्दा उठा करके चेक होना चाहिए वही महिला है या नहीं है। कुछ एक जगहों से ऐसी तस्वीरें आई भी कि जहाँ पर कोई नाबालिग बच्चा, लड़की जो है वोट डालने के लिए जा रही थी लेकिन उसने पर्दा किया हुआ था, और झिझक रहे थे वहाँ पर जो कर्मचारी थे कि उसका ऐसे कैसे हम किसी का चेहरा देखने के लिए मजबूर कर सकते हैं उसको। लेकिन ऑपोजिशन कहता है ये केवल और केवल किसी ना किसी बहाने से चुनाव को हिंदू मुसलमान की दिशा में ले जाने का एक मौका है। त्रिपाठी, बिहार में जरूरत है इसकी? देखिए, जरूरत बिहार में क्यों है? जरूरत तो नियम कानून से चलने की है। अब चूंकि देश में प्रैक्टिस हो चुकी है, आप कोई भी ढंग की बात करिए आप कम्युनल हो जाएंगे, क्योंकि इस देश में सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट ही यहां का नहीं है, तो फर्जी वाला सेकुलरिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ये फ्रॉड सेकुलर्स हैं, जिनको कुछ नहीं सूझता है तो कोई ना कोई टिप्पणी उल्टी सीधी करते हैं। वरना आप सोचिए कि जो सेकुलर है वो तो वहां है भाई ना, जहां बाइबल पर हाथ रखकर सब कुछ चलना है, जहां चर्च से सब कुछ चलेगा, स्टेट उसके पीछे पीछे चलेगा। यहां क्या ऐसा कुछ है क्या? यहां एकदम ऐसा नहीं है। यहां कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ डिसाइड करता है, हमारा धर्म अलग तरह से चलता है। अब ये फर्क न समझने पर आप इस तरह की बात करते हैं, इसीलिए यूसीसी पर सवाल खड़ा करते हैं। और जरा सोचिए ना, कैसा लोकतंत्र हम चला रहे हैं। बिना पहचान के बढ़िया से बुर्का उर्का ओढ़ के कोई पहुंच जाए, वोट देने चला जाए, हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी। कब तक चलाओगे भाई इसे? ये तमाशा बंद करना चाहिए। और जब हम बुर्का कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? अब विजय सिन्हा जी, चूंकि उनको ध्यान में था तो पर्दा भी बोल दिए। अरे भाई, घूंघट हो, पर्दा हो, गमछे से मुंह बांधा हो, कुछ भी कर लो, चलो हम नहीं बोल रहे हैं बुर्का, हम कहते हैं जिसका भी चेहरा छिपा है उसका चेहरा बिना देखे मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। एक लाइन की बात। अब इसमें तो कोई एतराज नहीं है ना, तो ये क्यों फ्री होता है? इसका मतलब ये हुआ कि उस बुर्के को अपमानित करने की कोशिश ये फ्रॉड सेकुलर लोग करते हैं। बीजेपी ये कह रही है बात चुनाव आयोग से मिल करके, तो मतलब उसमें उसको आशंका है कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान होगा। आशंका ये तो नहीं कह ही है, रहे हैं ना। आशंका नहीं है, होता है। मतलब मैं भी जानता हूं, जानते सब हैं, कौन कौन स्वीकार करेगा। जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं, अच्छा आपके अगर बुर्का आपने पहन लिया तो फिर तरीका क्या होगा? आप कैसे पहचानेंगे बताइए? आप कैसे पहचानेंगे? फिर आपके पास बस एक ही तरीका है कि उंगली में स्याही लगी है कि नहीं लगी है। और जब इस तरह से बूथ होते हैं जहां इस तरह की बहुलता होती है, कितने लोगों का आप चेक कर पाएंगे? जब बुर्का ही नहीं चेक कर पा रहे हैं तो कितनी स्याही? अभी बुर्के वाली महिलाओं को लेकर बात हो रही थी। आज कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ बड़ा दावा किया है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने यह दावा किया कि बिहार में 23 लाख महिला वोटरों के वोट काट दिए गए। उन्होंने कहा हम चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं।
बिहार के 6 जिलों में 23 लाख वोट कटे हैं। 6 जिलों में वो कह रही हैं कि 23 लाख वोट कट गए, तो ये तो बहुत बड़ा दावा है उनका। बिहार में 23 लाख महिला मतदाताओं का वोट का अधिकार छीनकर उनके वोट काट दिए गए हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 23 लाख बिहार की महिलाएं जो अब तक मतदाता थी, वोटर थी, वोट कर रही थी, उन्हें वोट नहीं करने दिया जाएगा। ये हमें अभी पता चल रहा है, जिसका जवाब हम चुनाव आयोग से मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची फोटो के साथ जारी करिए, तुरंत जारी करिए, जिनके कटे हैं वो भी जारी करिए। लेकिन चुनाव आयोग बार बार आनाकानी कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने 23 लाख, और आपको मालूम है मात्र 6 जिलों में, बिहार में 30-35 जिले हैं, 40 लोकसभाएं हैं, लेकिन मात्र 6 जिलों में ये कार्रवाई हुई है 22 लाख वोट, और एक एक विधानसभा में 1-1.5 लाख महिला वोटर काट दिया गया। एक ही विधानसभा में 1.5 लाख, 1 लाख से ऊपर महिला मतदाताओं के वोटों को काट दिया गया है। तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। जो महिला अभी चुनाव लोकसभा में 24 में वोट दे रही थी, वो 25 में वोट नहीं करेगी, तो उस हिसाब से तो लोकसभा का भी वोट जो वहां पड़ा है उसको भी रद्द कर देना चाहिए, दोबारा लोकसभा का भी वहां वोट होना चाहिए। अलका लांबा जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी नहीं सुनी है, तो वो इस आंकड़े पर कैसे पहुंची, ये इंटरेस्टिंग होगा जानना। क्योंकि बिहार की नई वोटर लिस्ट जो आई है उसमें पुरानी वोटर लिस्ट में से 44 लाख नाम कम है कुल। किसी का किस मद में कटा, किसी का किस में, वो अलग बात है। 44 लाख नेम्स कटे हैं। अब उसको आप आधा ही कर दीजिए, अगर कि भाई 44 लाख में से 22 लाख पुरुष होंगे, 22 लाख महिलाएं होंगी, आधी आधी आबादी होगी दोनों की। तो अब इस लिहाज से वो 23 लाख अगर पूरे जिले में, पूरे बिहार में कहती हैं, तो समझ में आता है कि इतने महिलाओं के वोट कटे होंगे। लेकिन वो कह रही हैं कि 38-40 जिलों वाले बिहार में नहीं, 6 जिलों में केवल ये 22 लाख वोट कटे। मतलब बाकी और 34 जिलों के अंदर किसी महिला का वोट नहीं कटा, केवल 6 जिलों के अंदर महिलाओं के वोट कट गए। सेकुलर सेंस है ये थोड़ा सा समझने मतलब नहीं आ रही बात, सेकुलर सेंस है। ऐसा ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो इन्होंने दावा किया। ये नहीं, अलका लांबा का दावा है, लेकिन अब चुनाव आयोग का दावा अगर देखेंगे तो सिर्फ पटना जिले में 2.31 लाख वोटर कट गए पटना में। और पटना तो बीजेपी डोमिनेंट एरिया पूरा बीजेपी का है, तो क्या बीजेपी के वोटर काट दिए? भोपाल, एक सिंगल जिले की अगर बात करेंगे तो गोपालगंज में सबसे ज्यादा कट गए, 75,000 वोटर कट गए गोपालगंज में, एक विधानसभा के क्षेत्र में। तो गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटर्स कटवा लिए क्या? तो इस तरीके से दावे करना, जहां चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट बोला कि भाई जहां पर 2-2 मतदाता है, मतदाताओं का स्थानांतरण हो गया, जिन्होंने बिहार छोड़ दिया है, जो मतदाता मर गए, उन लोगों के हमने मतदाता सूची से नाम काटा है। और जब 30 सितंबर को जब चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 39.3 लाख मतदाताओं के नाम हमने काटे हैं और 21.53 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं। तो उसके बाद जब चुनाव आयोग ने पूरी जानकारी दे दी, आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोटा मोटी तो ठीक है, अब तो चुनाव लड़ना है, एसआईआर में जो हुआ उसी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, अब हम कर क्या सकते हैं। आरजेडी कह रही है, आरजेडी कह दिया कि इसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, अब हम इसे विवाद का विषय नहीं बनाने वाले। और जब उनसे पूछा गया कि एसआईआर के आने के बाद फिर क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कोई यात्रा निकालेंगे क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, अब कोई यात्रा नहीं निकालेंगे, अब तो हम जनता के मुद्दों पे चुनाव कब लड़ेंगे। वही बोले कि अब हम जनता के मुद्दों पर लड़ने वाले हैं। कांग्रेस ने भी कह दिया कि जो प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने बोल दिया कि जो आंकड़ा आया है उसी को आधार मानकर हमने बोल दिया है, बूथ मैनेजमेंट क्षमता मजबूत करें, चुनाव प्रचार करें, अब चुनाव का श्री गणेश हो गया है। तो कांग्रेस और आरजेडी जब इस बात को मान रहे हैं कि भाई जो आ गया है वो सही है, अब इस पे चुनाव लड़ना है। अब अलका लांबा नया महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, तो महिलाओं का नया एंगल लेकर आ गई कि भाई इतने ज्यादा महिलाओं के वोट कट गए। सबसे ज्यादा वोट जहां से कटे, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग होल्ड में है। चुनाव आयोग आज क्या कर रहा है बिहार में, ये भी आपको बता देते हैं। दूसरा दिन है चुनाव आयोग के बिहार दौरे का आज, और आज चुनाव आयोग की टीम पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक कर रही है। चुनाव आयोग ने सबसे पहले चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की। इसके बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार पुलिस और केंद्रीय बलों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। फिर मुख्य सचिव, डीजीपी और बाकी सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिहार में कितने चरण में चुनाव हो, इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू की अलग अलग राय सामने आई है। बीजेपी ने कहा है 2 फेज में इलेक्शन होना चाहिए, जेडीयू ने कहा है कि 1 चरण में चुनाव होना चाहिए। मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। कानून व्यवस्था दुरुस्त है, बिहार में नक्सलिज्म नहीं है,
अगर महाराष्ट्र में एक फेज हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? इससे खर्चा भी कम होगा, परेशानी भी कम होगी। तो यहां थोड़ी सी राय अलग है। जेडीयू और बीजेपी दोनों गठबंधन में है उनकी। जेडीयू कह रही है एक फेज, बीजेपी कह रही है 2 फेज में। आरजेडी ने भी मेरे ख्याल से 2 फेज की बात की है। ये इसलिए क्योंकि बिहार का पिछला इलेक्शन 3 चरणों में कराया गया था। इस बार कितने फेज में इलेक्शन होगा, अब ये चुनाव आयोग ही इस बात की जानकारी देगा जब तारीखों का ऐलान होगा। क्या फर्क पड़ता है सर, 1, 2, 3 फेज में चुनाव हो? मुझे लगता है कि अब जितना थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, भले ही हम चुनाव आयोग को रोज गाली देते रहे वोट चोरी को लेकर और काउंटिंग और पोलिंग को लेकर, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा स्मूथनेस आई है। वहाँ पर जो ये कहना चाहिए कि ज़बरदस्ती के वोट डालने का या वो सारा काम खत्म हुआ है, वायलेंस कम हुई है। तो 2 चरणों में चर्चा हो रही है। जैसे यहाँ पर 2 पार्टियों में अलग अलग है राय जी, बीजेपी और जेडीयू में, ऐसे ही वहाँ पर भी है। लेफ्ट ने एक ही चरण में चुनाव कराने की बात की है, लेकिन मुझे लगता है 2 चरण में शायद चुनाव हो जाए। 1 चरण में भी हो जाए तो बेहतर है। चुनाव आयोग के लिए कितनी व्यवस्था है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या है। लेकिन मुझे लगा था, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यदि कम चरणों में चुनाव होते, उसका एक फ़ायदा तो होता है कि महंगे चुनाव नहीं होते, थोड़ा खर्चा कम हो जाता है। लेकिन जो छोटी पार्टियां होती हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा। कि वो कैंपेन कैसे करें, क्योंकि ऑपोजिशन इस इशू को इस तरह से सामने रखते हैं कि जैसे इससे सत्तारूढ़ दल को फायदा होता है। जी, ये बात सही है। वो तो हर अगर लंबा चुनाव होगा किसी भी तरह से रखेंगे तो भी होगा। मतलब ये राय होती है अपोजिशन की, वो किसी भी तरह से आप ये एक परसेप्शन है। अब 2015 में 7 चरणों में चुनाव हुआ था बिहार का, लेकिन बीजेपी की सीटें 53 ही आई थी, एनडीए की 58 सीटें थी। फायदा तो महागठबंधन को हुआ था जो विपक्ष में था, और 7 चरणों में चुनाव हुआ था। तो मुझे लगता है ये एक अवधारणा है कि ज़्यादा लंबा चुनाव होने में सत्ता पक्ष को फायदा होता है। भाई अगर सत्ता पक्ष को अपने कील कांटे दुरुस्त करने का मौका मिलता है, विपक्ष को भी अपने कील कांटे दुरुस्त करने का मौका मिलता है। अगर सत्ता पक्ष मान लीजिए पहले फेज दूसरे फेज की मूल्यांकन करके और देखता कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमी रह गई, आगे की तैयारी कैसे करे, तो वो चीज़ तो विपक्ष के लिए भी होती है, दोनों के लिए बराबर ओपन है। तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, जितना कम फेज में चुनाव होगा उतने में ये रहता है कि अनिश्चितता जो होती है, जो लंबा पीरियड खींचता है ना कि 1 महीने तक चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद तो वो काम खत्म हो जाए। अब चुनाव आचार संहिता लगी रहती है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए, और अब तो चूंकि कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव्ड है, रोड्स बढ़िया हो गई हैं, हर जगह पुल बन गए हैं, छोटा चुनाव अच्छा चुनाव, फोर्सेस का मूवमेंट बहुत आसान हो गया है। एक ही चरण में चुनाव होना चाहिए। 1 या 2 चरण, अगर ज्यादा लंबा है छोटा में कहेंगे कि 2 चरण कर देते हैं। 2 भी नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? ये सरकारों पर, कानून व्यवस्था पर, पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। मैं फिर कह रहा हूं, 1 चरण से ज्यादा चुनाव राज्य में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा चलें, ठीक है। पहले 1 चरण में ही होता था। एक खबर आपको मैं उत्तर प्रदेश के बरेली से दे देता हूं। बरेली में पिछले हफ्ते खूब हिंसा हुई थी और उसके बाद अभी तक कार्रवाई प्रशासन की जारी है। 26 सितंबर को दंगा फसाद करने वालों पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस का बुलडोजर गरज रहा है। मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों के खिलाफ अभी तक एक्शन हो रहा है। तौकीर रजा के नजदीकी व्यक्ति नफीस के मैरिज हॉल पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। 2 बुलडोजर आज यहां इस काम में लगाए गए हैं। इसके अलावा कई मजदूरों को भी ये मैरिज हॉल तोड़ने में लगाया गया है। मजदूर हथौड़े और छैनी से मैरिज हॉल को तोड़ रहे हैं। आज बारादरी इलाके के जगतपुर में ये बुलडोजर एक्शन है। बारादरी के जगतपुर में बरेली दंगे के आरोपी अनीस का घर है, वो अभी जेल में है और आरोप है कि उसने यहां पर अवैध निर्माण करा रखा था और आज उसके इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि उपद्रव करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए। दिस बिल्डिंग के अंदर हम लोग 2024 में ही नोटिस जारी किया जा चुका है एंड 17 मई 2025 डमोलिशन ऑर्डर हो चुका है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से हम लोग 30 दिन हम लोग इनको मौका देना था अपील कोर्ट में जाने के लिए। इसी पर्टिकुलर संपत्ति में कोई भी अपील किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है एंड सारा मौका देने के बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हम लोग की जा रही है। अच्छा, जितनी बार तस्वीरें आती हैं बुलडोजर की, अब एक सवाल जरूर कोई ना कोई पूछने वाला मिल जाता है कि तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, बुलडोजर नहीं चल सकता है यूं, बड़ा लंबा चौड़ा उसमें गाइडलाइंस भी दी गई थी। अभी चीफ जस्टिस मॉरिशस गए हुए थे, वहाँ के किसी पूर्व चीफ जस्टिस के कार्यक्रम में, तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि बुलडोजर जस्टिस नहीं है। जस्टिस तो आपको केवल कानून का राज और संविधान वही दे सकता है, लेकिन बुलडोजर तो चल रहा है। त्रिपाठी जी, फिर कैसे चल रहा है बुलडोजर? नहीं, इसका मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के नियम कानून के दायरे में चल रहा है, क्योंकि नहीं चल रहा है तो ऐसा तो है नहीं। ये खबर तो सब जगह चल रही है और देखिए कितना बढ़िया
एक लाइन से 4 बुलडोजर खड़ा कर दिए, कुछ दुरुपयोग भी है ये संसाधनों का, क्योंकि ये तो बाउंड्री एक ही से टूट जाएगी, तो थोड़ा चित्र अच्छा बन रहा है। लेकिन ये बिल्कुल हमेशा ये तय बात है कि न्यायालय में ही न्याय मिलेगा, सड़क पर न्याय कैसे हो सकता है भाई? और हम तो दुनिया को लोकतंत्र बनाने वाले लोग हैं, हम तो ये मान नहीं सकते। लेकिन एक पहलू इसका दूसरा भी है, जब ऐसी घटना होती है तब तो हम उस अपराधी को, आरोपी कह लें, पापी को, नियम तोड़ने वाले को पहचान लेते हैं, धड़ाधड़ बुलडोजर चलता है। उसके पहले वो जमीन कब्जा करता रहे, अतिक्रमण करता रहे, कुछ भी करता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उस बहाने से आप तोड़ दीजिए, अच्छा है, संदेश दे दीजिए। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि ये काम पहले ही नहीं, इतनी शानदार शानदार कोठियां लोग बना लेते हैं, वो छांगुर से लेकर और ये नफीस या क्या नाम जो है यहां तक, और तब आता है जब कोई कुछ दंगे की स्थिति बनी तो कहे अब चलो घर तोड़ दो। और घर भी क्या तोड़ते हैं, खिड़की दरवाजा ले जाते हैं, और जो इतना बड़ा आदमी है, मतलब आरोपी, वो फिर लगा लेगा, उसमें क्या होगा? नहीं, पहले ही रोक देंगे तो फिर किसी गुनाह के खिलाफ के बाद क्या करेंगे? ये तो हम बुलडोजर बाद में ही निकलते हैं ना, जहां कोई दंगा हो जाता है या कोई हत्या हो जाती है। नहीं, लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि कम से कम उसको उसकी सजा मिले। दूसरे तरीके से देखिए, मान लीजिए ये नहीं होता, तौकीर क्या नाम है, तौकीर रजा साहब, यदि ऐसा कुछ नहीं बोलते जो समाज के खिलाफ हो रहा है, जो भी अपराध उन्होंने किया है, तो फिर तो ये फिर और कितने साल चलता है ये जो इनका अतिक्रमण, फिर बुलडोजर कभी नहीं चलता है, तो फिर ये अवैध निर्माण चलता रहता, फिर ऐसे न्याय ही नहीं होता है। तो ये किस तरह का न्याय है? नहीं, मैं तो फिर वही पूछ रहा हूं। देखिए, मैं तो कानून के दायरे में रह के ही बात करूंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? ये तो अधिकारी बताएंगे, जो उन्होंने आदेश दिया बुलडोजर तोड़ने के, गाइडलाइन के हिसाब से तोड़ रहे हैं या अपने तरीके से तोड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। या जिनके घर तोड़े जा रहे हैं अवैध निर्माण कथित रूप से, वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और मांगे कि भाई गाइडलाइन, क्योंकि गाइडलाइन जो बनाई गई थी उसमें सारे नोटिस देंगे, नोटिस देने का बस जवाब देने का समय देंगे, ये सब चीज़ें थी। तो लेकिन जैसे हमारे जो दोनों मित्रों ने कहा कि भाई ये इतने बड़े बड़े निर्माण, अगर ये मान लीजिए घटना नहीं होती तो चल रहे थे, क्या दिक्कत थी? फिर अधिकारियों को भी ये मौज थी और इनकी भी मौज थी। तो अवैध निर्माण जब एक दिन में तो होता नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनने में 2 महीने 3 महीने 4 महीने समय लगा होगा ना। तो उस वक्त जो नगर निगम है या जो अथॉरिटीज़ हैं उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि अवैध निर्माण हो रहा है। उनके जेई क्या कर रहे थे, उनके लोकल स्थानीय अधिकारी क्या कर रहे थे, तो उसी वक्त आप रोकिए, उसी वक्त तोड़िए। नहीं, जैसे इसमें एक बात कही गई, भाई आपने आधार तो अवैध निर्माण को बनाया ना। डीएम साहब को सुन रहे थे तो वो कितना अच्छा सरकारी काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये नोटिस इनको अवैध निर्माण के लिए 24 में दे दिया गया था। डीएम साहब को चाय अभी मिली कड़क 25 में सितंबर में आकर, मतलब इतनी हैरानी होती है कि अभी कुछ गलत करें तब तोड़ेंगे। तो सरकार में जो कागजों को कैसे आप करें ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगा देंगे कि 24 में हमने वो कर दिया था, नोटिस दे दिया था, फिर दूसरा नोटिस भी दे दिया था, फिर तीसरा नोटिस चिपका दिया था, चस्पा कर दिया था, और अब जैसे ही हमने चाय पी कड़क तो 2025 में उनके भाषण के बाद इसको तोड़ दिया गया। नहीं, लेकिन अब ये योगी आदित्यनाथ का सिग्नेचर स्टाइल है। मैं तो दिल्ली में देख रहा था, अभी कभी सुन रहा था, कहीं कोई हत्या की वारदात हो गई तो वो परिवार कह रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ को, दिल्ली भी योगी आदित्यनाथ को दे दो, ठीक कर देंगे सबको। बिल्कुल, जो सीजीआई ने जो कहा है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी सरकार जज, ज्यूरी और जल्लाद एक साथ नहीं हो सकती है। जज, ज्यूरी, जल्लाद और जल्लाद नहीं हो सकती है, यह स्वीकार्य नहीं है भारतीय लोकतंत्र के अंदर। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कार्रवाई नहीं होना चाहिए कि कोई आज अपराध करता है और 24 घंटे के भीतर उसके घर पर अगर बुलडोजर चला जाता है तो यह माना जाता है कि भाई उसने जो अपराध किया उसका सजा देने के लिए सरकार ने इस तरीके से जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका सरकार ने निभाई है। इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अब डीएम का जो बयान आया है कि भाई हमने नोटिस दिया था, अब तो वो कहते हैं कि हमने 2024 में नोटिस दिया था, अब जिसको नोटिस दिया उसको मिला ना मिला इसका हिसाब के साथ थोड़ी वो रखेंगे। हमारे यहाँ से नोटिस की कॉपी निकल गई थी, वो कॉपी दिखा देंगे। लेकिन इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस बनाई थी, अब ये यूपी सरकार भी जानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी, अगर जिनके हम घर तोड़ रहे हैं तो कल तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ही, उनके फेवर के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि सरकार उसके पहले अपनी यह व्यवस्था सुनिश्चित कर लेती है कि सारे कानूनी दौपेच उन्होंने तैयार किए कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, उन्होंने नोटिस दिया होगा, उनसे खाली करने के लिए कहा होगा, उनसे लिखित में लिया होगा कि हाँ ये अतिक्रमण का है, सारी प्रोसेस उन्होंने 24 घंटे में निपटा ली होगी और उसके बाद उन्होंने उसकी तोड़ने की कार्रवाई की होगी। लेकिन इतना है कि यह मामला आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जिस तरीके से आसाम में भी बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, और आसाम में तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग घटना घटी। एक गांव है वहां का अपराधी का, उसका घर तोड़ने का नोटिस चिपका दिया गया। मालूम पड़ा कि दूसरे दिन वो अपने दल बल के साथ बीजेपी के कार्यालय में चला गया कि मैं बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करता हूं। उसको सदस्यता ग्रहण करवा ली गई,
उसका विड्रॉ हो गया। जब बाद में हल्ला मचा कि भाई वो अपना आरोप बचाने के लिए बीजेपी में आया तो उसको फिर पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद वो पार्टी से निकाल दिया गया। चला कि नहीं चला? बुलडोजर नहीं चला, लेकिन उसको पार्टी से निकाल दिया गया फिलहाल। अब बाद में चलेगा, लेकिन फिलहाल वो पार्टी से निकल गए। तो अब ऐसी भी स्थिति अगर उत्पन्न होने लगेगी कि भाई आदमी डर के मारे बीजेपी जाए, तो ये भी एक गलत होगा। उदाहरण मैं बता दूं, झारखंड में ऐसे ही किसी पर बुलडोजर चला दी तो वहां हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दिया और 25 लाख रुपए सरकार को देने पड़े। अच्छा, हाँ, मतलब केवल एक सरकार हुआ है। झारखंड में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में महाराजगंज में एक पत्रकार है जो दूरदर्शन में थे, उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया था। वो कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और मुआवजा 20 लाख रुपए ऐसे करीब देने का। झारखंड में 25 लाख। क्या बात आपकी सही है कि सरकारें इंतजाम पहले ही कर लेती हैं कोई एक्शन लेने से पहले? बुलडोजर चले, अपराधी हो, कोई जघन्य कर्म कर रहा है तो वो सबको ठीक लगता है, लेकिन आप इस तरह एक लाइन से देखिए 4 बुलडोजर खड़ा है, लग रहा है जैसे फोटो अपॉर्चुनिटी करानी है। जब आप इस तरफ जाते हैं तो उसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है। जो बुलडोजर न्याय का प्रतीक लोगों को लग रहा था वो एक समय बाद लगना बंद हो जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये वाली फोटो देखिए, ये साफ साफ बता रही है, वरना कौन सा अधिकारी जिसको नहीं पता है कि बुलडोजर अगर 1 लाख के तोड़े क्या समय कम लगेगा क्या? ये साफ साफ दिख रहा है कि आपको फोटो अपॉर्चुनिटी बढ़िया। पाकिस्तान की सेना की किधर भपकी भारत को आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। बांग्लादेश, नेपाल, मोरक्को, क्या कॉमन है इन देशों में? जिस तरीके से यहां आंदोलन हुए, हिंसक आंदोलन हुए, अब ऐसी ही एक बगावत की आग जॉर्जिया देश में भड़की है। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। शनिवार को जॉर्जिया के राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियों मेजों को आग के हवाले कर दिया। हाथों में यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के झंडे लिए ये हजारों लोग यूरोप या मौत के नारे लगाने लगे। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन, पेपर स्प्रे सबका इस्तेमाल किया। ये हिंसा तब भड़की जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बैरियर तोड़कर राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसने की कोशिश की है। यूरोप का देश है जॉर्जिया, और देखिए कैसे ये पूरा शहर युद्ध का मैदान बना हुआ है। यहाँ जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका ये आरोप है कि सरकार में बैठी जॉर्जियन ड्रीम पार्टी ये रूस समर्थक एजेंडे पर काम कर रही है और देश को यूरोप से दूर ले जा रही है। हाल के दिनों में मिखाइल केलेशिवली जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं और उन्हीं का विरोध हो रहा है। अब लोग इसको भी जेनजी आंदोलन कह रहे हैं। अब ये जेनजी आंदोलन जो नेपाल में हुआ था, अभी तो यही नहीं पता लगा उसके पीछे कौन कौन से जेन ABC बैठे थे, अभी तो खुलासा होना बाकी है। लेकिन आपने देखा उसके बाद मोरक्को में ये होने लगा, अब जॉर्जिया में ये होने लगा है। हर जगह भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग नाराजगियां और अलग अलग विषय होते हैं। यहाँ यूक्रेन वॉर का असर पड़ रहा है इसके ऊपर। रूस और राष्ट्रपति पुतिन के प्रभाव वाले जितने आस पड़ोस के उनके देश हैं, जाहिर है कि वो उनकी फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी अलाइंड रहती है। जैसे बेलारूस उनका सबसे करीबी दोस्त है इस वक्त चीन के बाद। ऐसे ही जॉर्जिया के जो मौजूदा सरकार है वो उनके साथ चल रहे थे। लेकिन इन लोगों को ये लगता है वहाँ के कि हम अगर यूरोप के साथ रहें तो हमारा भविष्य बेहतर है, बजाय कि हम रूस के इन्फ्लुएंस जोन के अंदर रहें। सर, जॉर्जिया सोवियत संघ का हिस्सा था एक ज़माने में, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा समय तक सोवियत संघ पर हुकूमत करने वाले जोसेफ स्टालिन जो थे वो जॉर्जिया के ही थे। अच्छा, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ जॉर्जिया भी अलग हो गया, लेकिन जॉर्जिया पर रूसी प्रभाव लगातार बना रहा और रूस हमेशा कोशिश करता है कि जॉर्जिया उसके प्रभाव में ही रहे। क्रीमिया एक छोटा सा देश था जिसको रूस ने अपना हिस्सा ले लिया। जॉर्जिया को लेकर के भी रूस की नज़र हमेशा जॉर्जिया पर रहती है। उसको लगता है कि जॉर्जिया हमारा हिस्सा देर सवेर बन जाए, लेकिन जॉर्जिया की जनता जो है वो रूसी प्रभुत्व के खिलाफ है। उसी वजह से यूक्रेन के लोग खिलाफ हो गए। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि रूस में, सोवियत संघ में ख्रुश्चेव और ब्रेजनेव दोनों यूक्रेन के थे जो लगातार वहाँ के शासक रहे। तो यूक्रेन और जॉर्जिया ने ही सोवियत संघ पर शासन किया कायदे से, वहाँ के नेताओं ने। लेकिन अब वो रूस के प्रभुत्व से पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं। और दूसरा जो लोकतांत्रिक ढांचा यूरोप का है उसको वो आकर्षित करता है और यूरोप का विकास आकर्षित करता है इन देशों को। तो इसीलिए वो यूरोप के साथ जाना चाहते हैं। उनको तो यूक्रेन भी चाहता था सर, यूक्रेन का क्या शुरू हुआ, इसीलिए नाटो के साथ वो मेंबर बन रहा था यूक्रेन। तो ये प्रभाव वही है। और जिस तरह रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है, अब उसका असर मुझे लगता है जॉर्जिया के लोगों पर भी पड़ रहा है। तो क्या ये भी पश्चिमी देशों की जो ताकतें हैं वो वही लोग इसके पीछे भी हैं? नहीं, वहाँ पर क्या हुआ कि जब पिछले साल इलेक्शंस हुए थे 24 में, तब से ही अनरेस्ट हो रहा है। वहाँ पर भी वही हो रहा है कि इलेक्शंस में गड़बड़ी हुई। वोट चोरी नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि गड़बड़ी वहाँ पर हुई है और तब से अनरेस्ट वहाँ पर चल रहा है। फिर उसके बाद अभी कुछ और इलेक्शन 25 में भी लोकल लेवल पर हुए थे, उनको लेकर हो रहा है। जॉर्जिया का, जैसे विनोद जी ने भी कहा ना, पहले रशिया का हिस्सा था, वो नॉर्थ रशिया के से जुड़ा हुआ है। ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ रशिया, और उसके साउथ ईस्ट में अजरबैजान।
तो वहां पर है, और वो केवल झगड़ा चल रहा है यूरोप की पावर और रशिया की पावर के बीच में, और उसमें एक बहाना मिल गया है अनरेस्ट का, इलेक्शंस को लेकर, इलेक्शंस में जो गड़बड़ी हुई है। तो अब वो जैन जी कर रहा है, यूरोप और रशिया, मतलब इसको देखा जाए यदि इंटरनेशनल मसले पर, तो यूरोप वर्सेस रशिया का ही एक नया रूप है जो झगड़ा चल रहा है, जो उसको आप यूक्रेन की तरह से भी आप जिस तरह से देख रहे हैं। अचानक कैसे शुरू हो जाता है ये सब? अभी मोरक्को नहीं, वो में चल हुआ रहा था, है, तो नेपाल की बात देखिए, नेपाल के बाद भी दो तीन देश हो चुके हैं। देखिए सर, इलेक्शन को लेकर यदि अनरेस्ट होता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जो बात हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि वो ही जो प्रोसेस है ना, उसको यहाँ अपनाया जाए। आप किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर एक बार शक खड़ा कर दें, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, और वो यहाँ पर भी उसी तरह से हो रहा है। लेकिन भारत का एक जो ज्योग्राफी है वो इतनी बड़ी है, इतनी वाइड है कि उसमें उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल काम है। अभी देखिए, अब आप कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है, अभी साउथ अमेरिकन देशों की यात्रा पर राहुल गांधी गए हुए हैं, मुझे नहीं पता वापस आए कि नहीं आए। कोलंबिया में, लेकिन कोलंबिया में बातें कहीं, उसका बड़ा विरोध यहाँ किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा। कहा कि फिर एक बार मौका मिल गया इनको विदेश जाकर भारत को बदनाम करने का। अब लोग वहां कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग, जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए लोगों से उन्होंने कोलंबिया के अंदर मुलाकातें की। आपने देखा होगा, बीजेपी ने इल्जाम लगाया। नहीं, ये तो देखिए बहुत पुराना आरोप हो गया। बीच में आपको फिर से उसे दिखाना चाहिए कि कैसे बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि सोनिया गांधी उस संस्था की को चेयरपर्सन है, कौन सा, जिसमें वो गई हुई थी। तो सवाल ये नहीं है कि ये आरोप किस तरह से लग रहे हैं, सवाल ये है कि क्या कुछ हो रहा है, उसको जरा देखें। तो राहुल गांधी जिस तरह की बात करते हैं वो थोड़ा सा संदेह पैदा करने की कोशिश है। जो विजय जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। आप बार बार एक ही बात कहिए तो लोगों के मन में संदेह आएगा, और डेमोक्रेसी में संदेह आता है तो लोग सवाल करते हैं। सवाल पूछने की हाँ इजाजत भी है, और मैं तो ये मानता हूं, मतलब ये थोड़ा सा अलग हट के लगेगा, लेकिन मोदी जी को ये 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला छोड़ देना चाहिए। इसलिए छोड़ देना चाहिए कि बीच बीच में जो इलेक्शंस होते रहते हैं तो जनता के सामने प्रमाण होता है कि भाई इस राज्य में तो आप नहीं जीत पाए, इस राज्य में तो भाजपा नहीं जीत पाई। ये मैं एक लाइन ये पूछ लूं आपसे, प्रमाण भी होता है और गुस्सा भी निकल जाता है। क्या भारत का अपोजिशन राहुल गांधी भारत में ऐसी तस्वीरें चाहते हैं? इसमें मतलब सवाल पूछने जैसा क्या है? चाहते हैं, और वो कर क्या रहे हैं पिछले इतने समय से? वरना अभी मई 2024 में चुनाव हुआ है, आप मुद्दों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर संदेह खड़ा कर रहे हैं। वोट चोरी जैसा जो जनता का अपमान करने वाला शब्द है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी दोनों अलग है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष को खूब आंदोलन करना चाहिए, एकदम घुटनों पर ला देना चाहिए चुनाव आयोग को। लेकिन जब आप वोट चोरी कहते हैं तो आप जनता के ऊपर भी एक तरह से अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। जो सरकार में है उनके ऊपर तो कर ही नहीं। तो राहुल तो यही चाहते हैं, उनको लगता है कि सत्ता चली गई, लेकिन हो नहीं पा रहा है भारत में। ये तस्वीरें जॉर्जिया की इसलिए हम आपको दिखा रहे थे, एक जगह फिर जो सत्तारूढ़ वही है ना, उसमें भी वो बैनर्स वी आर यूरोप करके चला रहे, तो वो रशिया वर्सेस यूरोप का ही एक बेसिकली वही है। अब देखिए, ये वाला अगर कहेंगे तो वी आर भारत करके पाकिस्तान बांग्लादेश में चल सकता है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की मार खाए पाकिस्तान जो है, अब भारत को एक बार फिर धमकाने की कोशिश कर रहा है। रह रहकर पाकिस्तान इसके सबूत खुद ही देता है कि हमको बहुत मार पड़ी। अब DGISPR, मतलब इनकी सेना का जो मीडिया विभाग के प्रमुख होते हैं, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि अगर अब युद्ध हुआ तो हम भारत में घुस के मारेंगे। सोचिए, जो पाकिस्तान अपने एयरबेस नहीं बचा सका, आतंकवादी अड्डों को खंडर बनने से नहीं रोक सका, जो पाकिस्तान भारत के वायु वीरों के आगे बेबस दिखाई दिया, वो कह रहा है हम भारत में घुसकर मारेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायर आर्मी ने आगे लिखा है कि अगर दोबारा युद्ध होता है तो पाकिस्तान की सेना अब पीछे नहीं हटेगी, बिना हिचकिचाहट के करारा जवाब देंगे। जरा सोचिए, पाकिस्तान के साथ 2 और देश लड़ रहे थे, तुर्की भी था, चीन भी था, सब मिलकर भारत कोई विजय पताका लहराने से नहीं रोक पाए। लेकिन अब ये उसको मजबूरी है उसकी कि उसको जवाब देना। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है उसको? क्योंकि भारत से ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे। आपको चिट्ठी में आपको पढ़ के बता दूं, पहले तो बड़ी हैरानी हुई जब ये चिट्ठी आई। मैंने भी चेक किया कि कोई AI जनरेटेड चिट्ठी तो नहीं है, किसी ने यूं ही सोशल मीडिया पर डाल दी हो। लेकिन जब कई जगह से कंफर्म हो गया ये नहीं है, ऑथेंटिक चिट्ठी है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR, यानी पाकिस्तानी सेना का मुखपत्र, वहां से ये जारी हुई है। बोल्ड लेटर में चिट्ठी लिखी गई है, कैपिटल लेटर में पूरी चिट्ठी। कौन लिखता है? कोई पागल ही लिख सकता है। तो पाकिस्तान में तो कमी नहीं है ऐसे लोगों की। बोल्ड लेटर में पाकिस्तान की सेना पूरी चिट्ठी जारी कर रही है। वी हैव नोटेड विद ग्रेव कंसर्न the delusional, provocative and jingoistic statements coming from the highest levels of the Indian security establishment. शर्म नहीं आती तुम्हारे आर्मी चीफ के कैसे कैसे बोल हैं? उसके बाद उस आर्मी चीफ तुम्हारा कहता है अमेरिका में जाकर के कि न्यूक्लियर वॉर होगी तो हम आधी दुनिया को लिए डूबेंगे। तुम्हारा आर्मी चीफ कहता है कि हम खटारा ट्रक हैं, इंडिया शाइनिंग मर्सिडीज है, नुकसान उसका होगा। वो हिंदू मुसलमान की स्पीच देता है,
इसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी मतलब गैरत नहीं कि तुम ऐसी बात किसी के लिए कहो। और आगे फिर बाकी बहुत कुछ है वैसे तो उसके अंदर, और अंत में जो लास्ट लाइन है वो आप देख लीजिए। एज फॉर द टॉक ऑफ इरेजिंग पाकिस्तान फ्रॉम द मैप, क्योंकि भारत के सेना प्रमुख ने कहा था कि अगर रहना है नक्शे में तो कायदे में रहना पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं एज फॉर द टॉक ऑफ इरेजिंग पाकिस्तान फ्रॉम द मैप, इंडिया मस्ट नो दैट इफ सिचुएशन कम्स इरेजर विल बी म्यूचुअल। फिर वही था कि अगर हमको मिटाने, हमारे मिटने पर बात आ गई तो मिटोगे तुम भी, तो वही न्यूक्लियर धमकी है खुले तौर पर। समीर जी देखिए, 7 मई को जो पाकिस्तान को मार पड़ी थी उसका दर्द पाकिस्तान का समय समय पर निकलते रहता है और जिंदगी भर दर्द रहने वाला है। जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने अभी गुजरात गए थे दौरे पर, दशहरे के दिन जिस तरीके से राजनाथ सिंह का जो बयान आया कि भाई पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान ने फिर से हिमायत की तो पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे, द्विवेदी साहब का जिस तरीके से बयान आया, सीडीएस साहब ने जिस तरीके से, चौहान साहब ने बयान दिया था, और अभी सिंह साहब ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद से पाकिस्तान का दर्द और बढ़ गया। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अब की बार अगर युद्ध होगा तो हमारी क्या स्थिति होगी, और अपने डर के कारण इस तरीके से बयान दे रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी राजनाथ सिंह ने जिस बात का जिक्र किया था कि सर क्रिक में जिस तरीके से पाकिस्तान हिमायत कर रहा है कि वो जो एरिया 96 किलोमीटर का, वहां पर वो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उस एरिया को अपना बनाने की वो कोशिश कर रहा है। तो राजनाथ सिंह ने बहुत स्पष्ट कहा कि सर क्रिक में अगर फिर से पाकिस्तान ने कोई कोशिश की तो वही अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मतलब बिहार की में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग न केवल अपने बूथ में मतदाताओं के साथ काम करते हुए आपने न केवल मतदाता सूची को शुद्ध किया है, बल्कि पूरे देश में जो बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स जब इस कार्य को करेंगे तो उनको आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सभी लोग मिलकर अब देश को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कार्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीएलओ से निवेदन है कि थोड़ा आगे आ जाएं फटाफट, और ताकि एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए, फिर आप लोग जा सकें। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमीशन से कि काइंडली ये पटना में आप देख रहे हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके बाकी दोनों साथी मौजूद हैं मंच पर, और जितने बीएलओ थे बिहार की उन सबको बुलाया गया है, बूथ लेवल ऑफिसर्स को, और उन्होंने कहा कि बिहार में जो काम हुआ ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। जिस तरीके से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया गया SIR ड्राइव के माध्यम से, और उस बात सही है कि उसमें ये हजारों, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या में बीएलओज जो हैं वो लगे हुए थे, और एक्चुअली इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी सारी वोटर लिस्ट के सुधार की। बीएलओ से निवेदन करूंगा कि वो घर घर जाकर फॉर्म देना, उसमें डिटेल भरवाना, फिर वो फॉर्म उनसे कलेक्ट करके उसको अपलोड करना इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, और ये प्रक्रिया पिछले 2 महीने से लगातार जारी है। और किसी भी ऐसी ड्राइव की कामयाबी तो यही होती है कि उस पर सवाल ना उठें। तो कम से कम हम देख ही रहे हैं 30 सितंबर को वो ड्राफ्ट लिस्ट, मतलब वोटर लिस्ट जारी होने के बाद कोई ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगे हैं उसके ऊपर, कोई ऐसी बड़ी आपत्तियां भी उसके ऊपर नहीं आई हैं। समीर जी भी बड़ी डिटेल में बता रहे थे कि ऑपोजिशन पार्टीज ने भी कह लिया है भाई अब यही तो यही जो सूची है, इसी पर चुनाव लड़ना है। अब कब तक हम झगड़ा करते रहेंगे? बिल्कुल स्वीकार कर लिया अपोजिशन पार्टी ने, और मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से किया। और अभी सुप्रीम कोर्ट में हालांकि जो सुनवाई इसकी होगी तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसे क्लीन चिट मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा कोई ऐसा ब्लंडर चुनाव की SIR की प्रक्रिया में निकल कर नहीं आया है। ऑनरेबल भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी, ऑनरेबल डॉक्टर विवेक जोशी, भारत के निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम, बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री विनोद गुंजियाल जी, और
बिहार की इस पावन भूमि के हमारे मीडिया सहकर्मी, हम सबसे पहले भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करता नहीं, आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करें। धन्यवाद। अब नहीं बन रहे, हम लोग के बच्चे नहीं बन रहे। अब हम आपके समक्ष एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें कि बिहार के आने वाले इस चुनाव में जो चुनाव आयोग ने नई पहलें की हैं, जो कि अब देश भर में भी लागू होंगी, उनके बारे में हम आपको बतला सकें। नेक्स्ट। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, ST 2, ST 38। नेक्स्ट। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बिहार के सभी DM, SP, SSPs, IG, DIGs, कमिश्नर्स के साथ साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड और नोडल ऑफिसर्स के साथ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और CAPF के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव, बाकी सचिव के साथ भी बैठक हुई, DGP से के साथ बैठक हुई और अब हम आखिरी चरण में हैं। जो सब कुछ हुआ उसका ब्यौरा आपको देकर फिर हम लोग वापस दिल्ली प्रस्थान करेंगे। नेक्स्ट। बिहार से शुरू होने वाली कुछ पहलों में सबसे पहले परिशीलन, ट्रेनिंग। बूथ लेवल एजेंट्स की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग की और बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स 1 की ट्रेनिंग कुछ माह पूर्व ही दिल्ली में संपन्न हुई। साथ ही साथ बूथ लेवल ऑफिसर्स की भी IIIDM में ट्रेनिंग हुई और अभी तक देश भर के लगभग 700
बूथ लेवल ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है। साधारण तौर से पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जिला या स्टेट में ही होती थी, लेकिन इस बार एक मानक के तौर पर उसको दिल्ली में भी ट्रेनिंग शुरू की गई। मतदाता सूची, इसमें सबसे बड़ी पहल रही विशेष गहन परीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये कार्य 24 जून 2025 से शुरू हुआ और कालावधि पूर्ण होने से पहले ही समयबद्ध तरीके से सभी मतदाताओं के सहयोग के साथ समाप्त हुआ। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स, निर्वाचक पंजीयक अधिकारी जो इतनी मेहनत के साथ ये कार्य करते हैं, उनके मानसिक मोटिवेशन के लिए उनका रिन्यूमरेशन भी बढ़ाया गया। काफी वर्षों के बाद ये पहली बार हुआ और खास तौर से ईआरओस और एईआरओस को पहली बार ऑनरेरियम देने की व्यवस्था की गई। पहले ये बात सुनने में आती थी कि वोटर कार्ड मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की। बूथ लेवल ऑफिसर्स को जब वो मतदाता के पास जाएं तो मतदाता उनको सुगमता से पहचान पाएं, इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए भी फोटो आईडी कार्ड्स शुरू किए गए। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, विकास की गति के साथ चलते हुए हर जगह ये समस्या मतदाता लोग बताते थे कि कई बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा, सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर। फिर एक बात ये भी समझ में आई कि जो मतदाताओं को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दी जाती है, जिससे कि उनको पता लग जाए कि ये बूथ कहां पर है और अगर चाहें तो पहले भी जाके देख सकते हैं, उसमें बूथ की संख्या और पता बड़े फॉन्ट में, अगर आप देखेंगे इसमें तो लाल रंग से उसमें चौकोर किया हुआ है, तो बड़े फॉन्ट पर आप दूर से ही देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने मतदान केंद्र में बड़ी सुगमता के साथ जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का सहारा कई वर्षों से लिया हुआ है। धीरे धीरे करते करते लगभग 40 एप्लीकेशंस बन चुकी थी, जिसको कि हर मतदाता को या स्टेक होल्डर को बार बार अलग अलग लोड करना पड़ता था। इसलिए सबको मिलाकर एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसका नाम है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट। इसका प्रोग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन अभी जारी है और बिहार में इसको लागू भी किया जाएगा और इसके बाद भी अगर कोई काम बचेगा तो उसको पूर्ण करेंगे। कई बार ये बात भी आती थी कि चूंकि पोलिंग स्टेशंस पर मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे अधिक हो जाती थी, तो बहुत लंबी लंबी क्यूज लग जाती थी और खास तौर से आखिरी घंटों में क्यू को मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता था। इसलिए चुनाव आयोग ने संयुक्त निर्णय लिया कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक
किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। कानून के अंतर्गत कैंडिडेट्स पोलिंग बूथ के कुछ दूरी के बाहर अपने बूथ्स लगाते हैं। कई बार वो लोग भी मतदाताओं को सहूलियत देने के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं कि आपका बूथ ये वाला है या उस कमरे में है। तो पहले ये काफ़ी दूर लगाने की अनुमति होती थी, अब 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग स्टेशन से हर प्रत्याशी अपने बूथ लगाने के लिए स्वतंत्र है। पहले ये बात भी आती थी कि जो वेबकास्टिंग है, जो पोलिंग बूथ के अंदर जो वेबकास्टिंग होती है, वो कहीं 50% या कम से कम 50% या 60% बूथों पर होती थी, और अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश में जब भी चुनाव होंगे 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। कई बार प्रत्याशियों ने ये बात कही कि जब ईवीएम पर जो बैलेट पेपर या कागज लगता है उसमें जो उनकी फोटो आती है वो ब्लैक एंड वाइट होती है, और इसलिए मतदाता को पहचानने में कई बार दिक्कत हो जाती है। हालांकि चुनाव चिन्ह तो रहता है, और साथ ही साथ ये भी बात आई कि सीरियल नंबर भी बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए बिहार के चुनाव से शुरू करके पूरे देश में अब सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा, और प्रत्याशियों की फोटोग्राफ वो कलर्ड फोटोग्राफ लगाई जाएंगी। मतगणना पहले जब वोट्स की काउंटिंग होती थी तो अगर फॉर्म 17C, जिसके बारे में आपको बाद में आगे बताऊंगा, अगर उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट्स को देते हैं और ईवीएम की काउंटिंग यूनिट में अगर कोई भी मिसमैच होगा तो ऐसी सभी वीवीपैट की गिनती पूर्णतः की जाएगी। इसी तरीके से पोस्टल बैलेट्स की गिनती भी ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले पूर्ण करना अनिवार्य होगा, और ईवीएम के आखिरी 2 राउंड उसके बाद ही शुरू होंगे। नेक्स्ट, और सबसे बड़ी बात, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमारे सारे मीडिया कर्मी और काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने वोटर्स थे, कितने लोगों ने वोट किया, कितनी महिलाओं ने वोट किया। ये सारा डिटेल इंडेक्स कार्ड में अवेलेबल होता था, और पहले हम इसको अलग से लेकर फिर चुनाव के समाप्त होने के बाद काफ़ी दिन लग जाते थे इसको इकट्ठा करने में, उसके बाद हम इसको वेबसाइट में डालते थे। और अब चूंकि धीरे धीरे ECI नेट का प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसलिए ये डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों के भीतर ही आप सभी को देखने को मिलेंगे। ये था छोटा सा एक ब्यौरा जो बिहार अब पूरे देश को राह दिखाने जा रहा है। 17 नए इनिशिएटिव्स जो कि बिहार में सफलतापूर्वक कुछ लागू हो चुके हैं, और कुछ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में लागू होंगे और कुछ काउंटिंग में लागू होंगे। इसके पहले कि हम लोग सवाल जवाब का दौर शुरू करें, कुछ चीजें मैं आपको बतलाना चाहता हूं। भारत में चुनाव संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानून और रूल्स के अंतर्गत होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी व्यवस्था है भारत के चुनाव और भारत का चुनाव आयोग, और ये व्यवस्था कई चरणों में बटी हुई है। जैसे आपने देखा, मतदान केंद्र स्तर पर बूथ लेवल ऑफिसर, उनके ऊपर
इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अर्थात ईआरओ अर्थात निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी जो कि एसडीएम स्तर के होते हैं, जो मतदाता सूची होती है उसको बनाने की जिम्मेदारी ईआरओज की होती है। बिहार के 243 हर विधानसभा में एक ईआरओ होता है और उन्होंने मिलकर बीएलओज के साथ मिलकर 243 ईआरओज 90,217 बीएलओज ने मिलकर काफी वर्षों के बाद, लगभग 22 वर्षों के बाद मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया। अगर ईआरओ के निर्णय में किसी का मत, किसी का नाम अगर वोटर लिस्ट में ना आ पाए या किसी गलत आदमी का नाम आ जाए तो इसके ऊपर डीएम के पास अपील होती है और अगर डीएम के डिसीजन में अगर कोई भी त्रुटि किसी भी मतदाता को लगती है तो उसकी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। तो इस तरह से विकेंद्रीकृत वैधानिक अधिकारियों के तहत मतदाता सूची बनाई जाती है। इसी तरीके से जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग हर विधानसभा के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करता है जिसका कार्य होता है अपने विधानसभा में चुनाव कराना, और जो भी उसका रिजल्ट आता है वो रिटर्निंग ऑफिसर प्रख्यापित भी करते हैं और चुनाव आयोग के निर्देशों का और कानून का अक्षरश पालन करते हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि भारत के चुनाव दो भागों में बटे हुए हैं, एक मतदाता सूची को बनाना और दूसरा चुनाव कराना, और दोनों में विकेंद्रीकृत वैधानिक अधिकार दिए गए ईआरओज और रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं और वो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, और अगर उनके पालन में कहीं भी त्रुटि हो तो चुनाव आयोग उनको सुपरवाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल भी करता है। इन छोटे शब्दों के साथ मेरे ख्याल से मैंने आपको चुनाव के बारे में कुछ जरूर बताया, और आई थिंक वी कैन ओपन द धन्यवाद सर। अभी हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आज के क्वेश्चंस आप केवल बिहार असेंबली इलेक्शंस तक ही सीमित रखिएगा, ताकि जो जानकारी आपको चाहिए वो उसका समय रहे साहब आपके पास उस की जानकारी देने के लिए। आप काइंडली रेज योर हैंड्स, मैडम आएंगी आपके साथ माइक पे, आपका क्वेश्चन लेंगी। हम पहले 5 क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन, इस तरह चलेंगे। मैडम दीजिए इधर। सर, मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा है और मैं आईएनएस न्यूज़ एजेंसी से हूँ। सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार में शुद्धिकरण का काम किया गया और बहुत सारे आरोप लगे, तो और राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष हैं, उन्होंने वोट चोरी तक का आरोप लगाया और फिलहाल वो कोलंबिया घूम रहे हैं। ऐसे में आप कितना सीरियस उनके आरोपों को लेते हैं और उनके एटम बम, नाइट्रोजन बम और हाइड्रोजन बम से आयोग कितना घायल महसूस कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दीजिए मैम। सर, आपने एसआईआर कराया, लेकिन कई सारे, मेरा नाम मनीष है, मैं डिकोडर से हूँ। आपने एसआईआर बिहार में कराया, इतना बड़ा जाइगेंटिक टास्क था। कई सारे इलेक्शन एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, जिसमें आपके फॉर्मर सीईसी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है, इतने बड़ा एक्सरसाइज इलेक्शन बाउंड स्टेट में 4 महीने पहले कराना, ये इलेक्शन कमीशन का इनकम्पिटेंस है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। दूसरे कई लोगों ने कहा कि ये
50 सालों में चुनाव आयोग के द्वारा सबसे वर्स्ट डिसीजन था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन इसलिए रहा कि इसमें कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जानबूझकर एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई। सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्जेस ऑफ इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन? दूसरा मेरा एक ये है कि आपने प्लीज लेट्स रिस्ट्रिक्ट टू वन क्वेश्चन, वील कम बैक टू यू, नो प्रॉब्लम। इधर दीजिए, ये साहब बैठे। सर मेरा नाम शशि भूषण है, मैं प्रभात खबर अखबार से हूँ। सर मेरा सवाल है कि बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनका आरोप है कि एक ही घर में कई कई मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं, तो ये जो हाउस लिस्टिंग का काम है क्या इसमें सुधार होगा या वैसे ही रहेगा? दूसरा सर ये है कि फॉर्म 70C इसको लेकर क्या है कि क्या जो पहले वोटर एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के चले जाते हैं तो उनकी क्या बाध्यता रहेगी कि वो लेकर और हस्ताक्षर करके ही वहाँ से जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी से एक जुड़ा हुआ है सर, एक और जुड़ा हुआ है। आप काइंडली ऐसे सर मॉक पोल को लेके क्या जितने पॉलिटिकल पार्टी भाग लिए हैं और जो नहीं लिए हैं क्या उनका ब्यौरा आप जारी करेंगे? सर गुड मॉर्निंग, कौशलेंद्र मिश्रा फ्रॉम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। सर मेरा सवाल एक है कि बिहार चुनाव या देश के कहीं भी चुनाव होते हैं, एक पैरामीटर फिक्स है कि प्रत्येक उम्मीदवार सर्टेन अमाउंट ही खर्च कर पाएगा, लेकिन हकीकत में वैसा होता नहीं है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए कोई सख्त कदम सीसी उठाएंगे? और दूसरा सर एक सवाल है, सर सवाल ये था कि एक पैरामीटर फिक्स है कि 40 लाख विधानसभा में खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार, तो उससे अमूमन एक्सीड ही करता है, ये नॉन फिगर है, ये बातें हैं। तो इसको मॉनिटर कैसे सुनिश्चित कराएंगे आपकी लिमिट में वो खर्च हो? दूसरा सर एक इसी से जुड़ी हुई सवाल है कि हमारे कई उम्मीदवार हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां मान्यता प्राप्त आपके यहाँ से हैं, जिनके उम्मीदवार बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उन पे छोटे मोटे अपराध के मामले भी होते हैं। तो क्या वैसे उम्मीदवारों के लिए जो 3 अखबारों में या ये पब्लिश करने की बाध्यता है उसमें भी कोई आप रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं? थैंक यू। हाँ जी बताइए। सर मैं रजनीश जी बिहार झारखंड से। और सर एक सवाल है कि जो बिहार सरकार अभी जो गणना कराई थी यहाँ पे, उसमें सेक्स रेशियो जो है 914 था प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो संख्या, और अभी आपकी ओर से जो SIR हुआ है तो उसमें ये संख्या घट गई है। तो क्या महिलाओं के नाम कटे हैं ज़्यादा या फिर जुड़ नहीं पाए हैं प्रॉपर? इसमें जो अंतर है इसमें क्या वजह है? सर ब्रजकिशोर दुबे, सर ब्रजकिशोर दुबे, प्लीज अभी आंसर लीजिए, फिर नेक्स्ट राउंड में। सर एक सवाल ले लिया जाए। आते हैं हम, नेक्स्ट राउंड में आते हैं आपके पास, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले 17C के बारे में बतलाना चाहूंगा, मॉक पोल और 17C। हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा मतदान होने से पहले एक मॉक पोल होता है, और मॉक पोल में प्रत्याशियों द्वारा नामित पोलिंग एजेंट्स के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट, ईवीएम में पोलिंग की जाती है और वीवीपैट से उसका मिलान किया जाता है। मॉक पोल करना आवश्यक होता है जिससे कि पारदर्शिता का अनुभव हमारे प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स भी कर सकें। इसीलिए आपके माध्यम से ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिहार के आगामी चुनावों में जो जो प्रत्याशी खड़े हों वो अपने बूथों पर अपने पोलिंग एजेंट्स ज़रूर नामित करें। इसी तरीके से जब मतदान पूर्ण हो जाता है तो कानून के अंतर्गत उस समय जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में देखते हैं कि टोटल कितने वोट पड़े, और वो फॉर्म 17C में भरने के बाद उन पोलिंग एजेंट्स को देते हैं जो कि वहां उपस्थित होते हैं। तो आपके माध्यम से आगामी प्रत्याशियों को भी मैं ये कहना चाहूंगा
कि अपने पोलिंग एजेंट्स को मतदान शुरू होने से पहले पहुंचे, मॉक पोल अपने आंखों के सामने देखें और उसी तरीके से मतदान पूर्ण होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अपना फॉर्म 17C लेकर आएं। इस बात का जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं होते या जिन लोगों को पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज ने कोई घर का नंबर नहीं दिया होता है, तो या तो आसपास के घर का नंबर देते हैं और या कई बार 0 लिख देते हैं। इसीलिए इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब बूथ लेवल ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का इन्यूमरेशन फॉर्म लेता है तो उसके ऊपर दावे और आपत्ति जताने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स मौजूद होते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 1,60,000 से भी ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स राजनीतिक दलों ने नामित किए। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। किसी का यह कहना कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए वो न्याय संगत नहीं है। एक और विषय आया कि जब हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर मतगणना के फॉर्म्स की भरवाई की और ड्राफ्ट सूची में जिन लोगों का नाम आया 1 अगस्त 2025 को, और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को, सभी बूथ लेवल एजेंट्स को 1 अगस्त से लेकर पहले 1 सितंबर तक अपने दावे और आपत्ति, अर्थात अगर किसी का नाम छूट गया है तो बताने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अखबारों में ऐड दिए गए और इसी तरीके से अगर किसी अयोग्य आदमी का नाम अंदर चला गया है तो फॉर्म 7 भरने के बाद उसका नाम कटवाने की अर्जी देने के लिए कहा गया। ये कार्य 1 सितंबर को पूर्ण हुआ। चूंकि शायद और वास्तव में हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने काफी अच्छा काम किया था, तो बहुत अधिक न तो दावे आए न आपत्तियां आईं, और अगर आई भी तो लोगों ने अपना नाम कटवाने के लिए दी, शायद क्योंकि उन्हें तब तक इस बात का काफी अवेयरनेस हो चुकी थी कि आपका वोट सिर्फ एक जगह होना चाहिए, किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हो सकता है। 1 सितंबर के बाद नॉमिनेशन के लास्ट दिन से 10 दिन पहले तक अभी भी समय मौजूद है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 2 दिन के अपने इस समीक्षा दौरे को संपूर्ण करते हुए। कुछ नए बदलाव इस बार बिहार चुनाव से आपको देखने को मिलेंगे हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। ईवीएम पर जैसे सवाल हुआ तो अब ईवीएम पर उम्मीदवारों की कलर फोटोग्राफ लगी होगी और बड़े फॉन्ट में कैंडिडेट के नाम होंगे। अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी होती थी। दूसरा, एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, ये इस बार सुनिश्चित करेगा चुनाव आयोग। ईवीएम के आखिरी 2 राउंड की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी करना, यह भी नियम बना दिया गया है। 15 दिन के अंदर सबको वोटर कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि इस बार नए सिरे से एसआईआर ड्राइव के बाद सारी वोटर लिस्ट बनी है, तो हर किसी को अलग जो उसका आई कार्ड है नए सिरे से सबको जारी किया जाएगा। और पोलिंग बूथ्स पर 100% वेब कास्टिंग होगी, मतलब जब प्रक्रिया शुरू होगी मतदान की, एक बार सुबह से 8 बजे से लेकर 8 बजे, सर सुबह 8 से लेकर शाम के 6 बजे 7 बजे से नॉर्मल सारा वो प्रसारण जो है वो वेबकास्ट किया जाएगा, मतलब डिजिटल फॉर्मेट में लाइव स्क्रीनिंग उसकी चल रही होगी, आप उसको देख पाएंगे। तो ये कुछ इंतजाम
किए गए हैं। बीएलओस को बुलाया गया था, उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ। समीर जी, अब मोटे तौर पर अब इसके साथ हम बस इंतजार करें कि कब इलेक्शन अनाउंस होगा, इतना ही बाकी है ना? बिल्कुल, निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने 2 दिन की अपनी यात्रा पूरी कर ली। आज मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों साथ में जो चुनाव आयुक्त थे साथ में उपस्थित थे और पूरी जानकारी उन्होंने दी है। अब दिल्ली आज शाम को लौटेंगे, फिर मुझे लगता है कल निर्वाचन सदन में इनकी बैठक होगी, उसके बाद ये तय करेंगे चुनाव का घोषित करना। मुझे लग रहा है 48 घंटे के अंदर ये चुनाव की तारीख की घोषणा दिल्ली में कर देंगे। एक सवाल पूछा था किसी ने राहुल गांधी का नाम लेकर के कि राहुल गांधी तो वोट चोरी और तमाम चीजें वो कह रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने जवाब दिया नहीं ज्ञानेश कुमार जी ने। आप याद कीजिए, पहले कहा था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी इन्हीं आरोपों पर कि या तो एफिडेविट देना होगा नहीं तो माफी मांगनी होगी। हुए दोनों काम नहीं। अब चुनाव भी आ गया, वोटर लिस्ट भी आ गई, लेकिन फिर अब ये तो सवाल कहीं ना कहीं उठेगा ना कि भाई इतनी हाय तौबा फिर किसके लिए थी? पूरे देश के अंदर एक बवंडर खड़ा किया गया था बिहार की एसआईआर को लेकर के, उससे निकला क्या त्रिपाठी जी? नहीं निकला, मतलब निकलने का तब होता ना जब कुछ सचमुच होता। निकला यही कि राहुल जी कोलंबिया चले गए। भाई सीरियसनेस होती तो भारत में होते। आज जब एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनाव की जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करने के बाद ज्ञानेश कुमार जी जब प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो राहुल गांधी बताते कि भाई हमारे पास तो ये प्रमाण थे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला। इसका मतलब ये कि विशुद्ध झूठ और अफवाह पर नेता प्रतिपक्ष काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, दूसरे आरोप वो लगाइए, लड़ाई लड़ते रहिए, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए अफवाह मत फैलाइए। और जो कुछ बदलाव किए गए हैं, इन बदलावों के अलावा जो कुल 6 महीने ये बीते हैं, 30 बड़े बदलाव चुनाव सुधार के तौर पर आप कह सकते हैं वो चुनाव आयोग ने किए हैं, जो पारदर्शी बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी थे। जी सर, एक आप आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब बस चुनाव की तारीख मिल जाए तो बाकी काम हो गया, मतलब बस बचा क्या है? एसआईआर हो गई, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, जरूर मुझे लगता है शायद उसका इंतजार करेगा चुनाव आयोग मंगलवार को। हाँ, तो उसके बाद ही वो घोषित करेंगे चुनाव। पहले भी कर सकते हैं, कोई साहब सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है, लेकिन एक हम लोगों को लगता है अनुमान की शायद चूंकि हेयरिंग की तारीख नजदीक आ गई है तो शायद उसका एक लिहाज करके वो उसके घोषित करें। तो अब तो सीधे चुनाव में जा चुका बिहार। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब चुनाव की घोषणा ही एक औपचारिकता बाकी है, बाकी चुनाव में चला लास्ट वो ब्यूरोक्रेटिक काम था जो करना था कि आप जाके एक बार समीक्षा कर लें। वो ऑफिशियल भी होता है, जरूरी होता है। वो राहुल जी के आरोप के बाद मुझे एक शेर याद आया कि वो बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा एक खतरा खून ना निकला। तो वैसी हालत है। लेकिन राहुल जी के लिए आप कह दीजिए तो ज्ञानेश जी ने कौन सा एफिडेविट मांग लिया और कौन सी माफी मंगवा ली, उसका जवाब भी तो देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक बात है। हम तो पहले कह रहे थे किसी पे तो कार्रवाई करो, या तो राहुल गांधी इन पे करें तो ये राहुल गांधी पे करें, लेकिन क्योंकि देश को तो आप मुकालते में नहीं रख सकते ना। नहीं, राहुल गांधी तो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। हाँ सर, अब देखते हैं कितना पका है, अभी पता नहीं कब टपकेगा। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, विनोद जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका। फिर मुलाकात होगी आपसे कल कहानी कुर्सी की में ठीक 1 बजे।